अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं। और वीकेंड वाइब्स जो होती है ना, वो बिल्कुल अलग होती है। ये फील ही अलग होती है कि जी हफ्ते का दिन है और फिर आना है संडे और फिर शाम में है बहुत सारी ऐसी दावतें, ऐसी मीटिंग्स, ऐसे खाने, ऐसे खाबे जो कि आपको पूरे हफ्ते के लिए रिफ़्रेश कर देते हैं। तो आपने ज़रूर बताना है, और बहुत दिन हो गए आप लोग हमें कॉल नहीं कर रहे। कॉल करके बताना है कि भाई आप लोगों की क्या प्लान्स होते हैं सैटरडे के और फिर संडे मॉर्निंग के क्या प्लान होते हैं। क्योंकि ये जो अब मौसम ने करवट ली है ना, ये ऐसा मौसम है कि इसमें नाश्ता करने का तो मज़ा ही अलग है। ये ऐसा मौसम है कि इसमें रात का खाना बाहर जाके खाने का तो मज़ा ही अलग है। अच्छा जी, अब कुछ बात कर लेते हैं आपकी हेल्थ केयर के हवाले से, आपकी ब्यूटी के हवाले से, आपकी बालों के हवाले से, सेहत के हवाले से। लेकिन आज जो है मैं आपको रिकमेंड करने जा रही हूँ ऐसा ज़बरदस्त हेयर ऑयल, यानी कि जो नेचुरल भी है और आपके बालों को मजबूत भी रखेगा, और इससे जो है ना आपके जो बाल हैं, स्कैल्प हैं, वो फंगस से भी महफूज रहेगा। ये एंटी फंगल भी है। जिन लोगों को बहुत दाने हो जाते हैं सर में बारीक बारीक, या जिन लोगों को बाल मजबूत करने होते हैं, तो ये सारी चीज़ों को जो है वो कवर करता है। ये है जनाब कद्दू के बीज का तेल, जो कि बालों को मजबूत बनाता है, चमकदार और सेहतमंद बनाने की कुदरती खूबी से जो है वो माला माल है। इस बीज में जो है वो विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, प्रोटीन, बायोटिन, विटामिन बी और एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, जो बालों को झड़ने से रोकते हैं और नई नशो नुमा में मददगार हैं। कद्दू के बीज का तेल जो है ये एक्चुअली दीगर तेलों के मुकाबले में वजनी भी नहीं होता, यानी जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। आपको लगाने के बाद बहुत हैवी फील नहीं होगा। इसके जज्ब होने का दौरानिया नारियल के तेल के करीब तरह है, जैसे कोकोनट ऑयल जैसा है। हफ्ते में एक बार तेल के 4 चम्मच का इस्तेमाल जो है वो करें, यानी 4 चम्मच इस तेल का इस्तेमाल करें। इस तेल में जो है वो ल्यूनिक एसिड और ओमेगा 6 फैटी एसिड की मिकदार ज़्यादा होती है, जो बालों को आपके मजबूत कर देगी। बेहतर नताइज के लिए आपने इस तेल को 12 से 24 घंटे लगा के रखना है। बालों को किसी कैप या कपड़े से बिल्कुल नहीं ढांपना है आपने। जैसे होता है ना, तेल लगा के आपने कोई कवर कर लिया सर को, नहीं करना है आपने। अब क्या करना है कि आपने इसको फिर नीम गर्म पानी से अपने बाल धोने हैं। शैम्पू लगा सकते हैं, या जो भी शैम्पू आप यूज़ करते हैं वो आप लगा सकते हैं, लेकिन 12 से 24 घंटे अगर आप इस तेल को लगा के छोड़ देंगे तो आपके बालों में आ जाएगी शाइन, चमक हो जाएगी। इसके अलावा जो है ये फंगल इन्फेक्शन के इम्कानात भी जो है वो बहुत कम हो जाते हैं। स्कैल्प में बारीक बारीक दाने होते हैं, फुंसी फुंसी सी बन जाती है, उसके लिए भी ये बड़ा मुफीद है। और इस तेल की ख़ास बात यह है कि ये जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। तो जनाब ये है, हमने आपके साथ में रेमेडी शेयर की कि आपने ये ऑयल जो है ये लगा के देखना है और ज़रूर बताना है कि आपके लिए ये ऑयल जो है आपके बालों के लिए कैसा रहा। क्योंकि बाल एटलीस्ट आपके मजबूत हो जाएंगे, और जिसको कहते हैं ना कि मोटा बाल होना चाहिए, शाइनी बाल होना चाहिए, ये आपको वही बाल जो है आपके बालों को करता है। लेकिन आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इसको आपने रेगुलर अप्लाई करना है, रेगुलर लगाना है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और कुछ मौसम की बात करते हैं। तो शहर कायद का मौसम हो गया औसम, और जब मौसम हो जाए तो फिर डेफिनेटली मौसम का जो मज़ा है वो दुबाला हो जाता है। तो शहर कायद में मौसम गर्म, मरतूब और खुनकी आ गई है। शहर कायद में दिन के औकात में मौसम गर्म हो गया है, मरतूब हो गया है, रातें खुनकी हो गई है, और रात के टाइम पर जो है बहुत ज़्यादा ऐसे महसूस होता है कि ड्राई वेदर सा है। दिन भर मौसम थोड़ा सा गर्म रहता है, यानी 12-1 बजे के बाद आपको थोड़ी सी गर्मी सी फील होना शुरू हो जाती है। अच्छा, अब शहर में शुमाल मगरिब सिम से 2 से 3 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चल रही हैं, और हवा में जो नमी का तनासुब है वो है 76%। तो ये तो जनाब मौसम जो हमने आपके साथ में शेयर किया। अब ओवरऑल मौसम कैसा रहेगा ये मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ कि 11 बजे मौसम कैसा रहेगा, 12 बजे मौसम जो है वो कैसा रहेगा, और इसके अलावा 1 बजे मौसम जो है वो कैसा रहेगा। तो ओवरऑल एक अपडेट आपकी हमारी स्क्रीन पर ये रही। तो जनाब 11 बजे मौसम रहेगा 31 सेंटीग्रेड, 12 बजे रहेगा 32 सेंटीग्रेड, और 1 बजे रहेगा 33 सेंटीग्रेड, और 2 बजे मौसम रहेगा 33 सेंटीग्रेड। अच्छा जी, अब कुछ खबर शामिल कर लेते हैं पड़ोसी मुल्क से, एंड इट्स अबाउट स्पोर्ट्स। तो पड़ोसी मुल्क में जिस तरीके से वो बहुत ज़्यादा बात करते हैं कि हम बहुत जेलप हैं, हमारी टीम जो है वो तो पता नहीं बहुत ज़्यादा परफेक्ट है, वहीं पर अब जो साबिक क्रिकेटर हैं मनोज तिवारी, साबिक भारतीय क्रिकेटर, उन्होंने ये कहा है कि गौतम गंभीर ने कोहली और रोहित को रिटायर होने के लिए मजबूर किया है। और जिस तरीके से हमने देखा है कि कोहली बिल्कुल एक साइड पर हो गए हैं और ओवरऑल ना उनका कोई खास स्टेटमेंट आता है और लंदन को वो रवाना हो गए हैं, उसके बाद उन्होंने ये बात की कि नए हेड कोच गौतम गंभीर ने विराट कोहली, रोहित शर्मा और दीगर सीनियर खिलाड़ियों को रिटायर होने पर मजबूर किया। मनोज तिवारी ने कहा कि भाई, उन्होंने ये इंटरव्यू दिया था और उन्होंने कहा कि भारतीय टीम की इंतजामिया के हालिया फैसलों में सीनियर खिलाड़ी जो हैं उनके साथ बड़ा ही बुरा सलूक किया गया। उन्होंने कहा कि विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट क्यों छोड़ी। उन्होंने कहा कि इसने इंग्लैंड की सीरीज़ के लिए पहले से ही तैयारी शुरू कर दी थी, लेकिन माहौल ने उसे ये एहसास दिलवाया
कि टीम में अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। साबिक भारतीय क्रिकेटर ने मजीद कहा कि जब एक खिलाड़ी को लगता है कि उसकी टीम में ज़रूरत नहीं है और ना ही उसकी इज्जत है तो खिलाड़ी कभी अपना करियर आगे जारी नहीं रख सकता। फिर उन्होंने ये ऐड ऑन भी किया कि अगर यही सूरत हाल बरकरार रहती है तो रोहित शर्मा भी जल्द रिटायरमेंट लेने पर गौर करेंगे। मनोज तिवारी ने शुभमन गिल की बतौर कप्तान तरक्की के वक्त पर भी जब की गई थी उनकी ये तरक्की तो उस पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि वो वाज़े तौर पर तमाम फॉर्मेट्स में एक ही कप्तान चाहते हैं, लेकिन अभी क्यों, जब रोहित शर्मा टीम की अच्छी क़यादत कर रहे थे तो वही टाइम क्यों सिलेक्ट किया गया। साबिक भारतीय क्रिकेटर ने कहा है कि विराट और रोहित दोनों ने भारतीय क्रिकेट के लिए जो कुछ किया है उसके बाद उनके साथ ऐसा सलूक उनकी बेइज्जती करने से कम नहीं है। अच्छा जी, ये सूरत हाल है इंडिया में जो कि विराट के हवाले से, ये सूरत हाल है इंडिया में जो कि रोहित के हवाले से जो है वो सामने आ रही है और अभी से नहीं है। ये इशू बहुत पुराना है क्योंकि वहाँ पर जिस तरीके से अपने प्लेयर्स को डिसरिस्पेक्ट किया है उन्होंने, स्पेशली जो कोहली के साथ उन्होंने किया है, दैट इज़ अनबिलीवेबल। क्योंकि वो बेइंतहा फेमस क्रिकेटर हैं, लेकिन उनका जो बोर्ड है उन्होंने उनके साथ जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें की हैं जिसकी बिना पर उनको खामोशी भी लगी हुई है और वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो अपनी स्टोरी के थ्रू अपडेट करते हैं और वो उसके मायने ये होते हैं कि वो बताना चाह रहे होते हैं कि वो अभी नहीं बोलना चाह रहे और वक्त आने पर एक दिन वो ज़रूर बोलेंगे भी। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और अभी आपको बताते हैं कि जी हुआ कुछ इस तरीके से है कि अगर लाइव न्यूज़ के दरमियान कोई भी एंकर अगर जब न्यूज़ पढ़ रही होती है तो अगर कोई ऐसा हादसा हो जाए या कोई ऐसी चीज़ हो जाए तो एब्रप्टली आप देखने वाले भी परेशान हो जाते हैं और जो एंकर पर्सन होता है वो भी परेशान हो जाता है, क्योंकि एंकर का पूरा फोकस जो है ना वो डेफिनेटली अपने कैमरा पर होता है, अपनी न्यूज़ पर होता है, अपने प्रॉम्प्टर पर होता है, वो क्या रीड कर रही है और अचानक से आ जाए चूहा और वो भी लाइव नशरियात में, तो क्या होता है ज़रा ये देखिए। Called on all sides to oh my goodness, that was okay, sorry everyone, a rat just ran across the desk. Let's continue. Authorities say the extent have called on all sides to तो जी ऐसा ही कुछ हुआ। ये अरब न्यूज़ की प्रेजेंटर है और ये जिस टाइम पर लाइव थी उस टाइम पर आ गया जी माउस और उसके बाद वो फ़ौरन से हट गई अपनी सीट से और क्योंकि चेयर पीछे चली गई थी तो आई कैन अंडरस्टैंड कि कितना मुश्किल होगा कि वापस उनको अपनी जगह पर सेटल डाउन होना और फिर प्रॉम्प्टर के या कैमरा के करीब आके दोबारा से जो है वो अपनी कंटिन्यू करना लाइव नशरियात को। सो इस तरह से जो एंकर्स होते हैं ना वो वाकई बड़ा काम कर रहे होते, बड़ा अजीम काम कर रहे होते, क्योंकि कुछ भी लाइव शो में कोई भी चीज़ जो है वो पॉसिबल होती है। बट लाइव उन्होंने ट्रांसमिशन जो है वो कंटिन्यू की और वो बड़े मज़े से आगे से माउस आया और टेबल से गुजर गया, तो अचानक से ये सारा कुछ हुआ। बट ये वीडियो जो है बहुत वायरल हुई तो हमने सोचा आपके साथ में शेयर करते हैं। जी आगे बढ़ते और आपको बताते कि जी करेंसी के जो रेट्स हैं वो क्या हैं। तो जी माल का हाल सामने आ गया है और ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है वो 190 है, इसके अलावा कैनेडियन डॉलर जो है वो 212 है, इसके अलावा यूरो जो है वो 335 है और कोईती दिनार जो है वो 922 है। व्हाट वी हैव नेक्स्ट, हमारे पास यूके पाउंड 383 है, सऊदी रियाल 76 है, इसके अलावा स्विस फ्रैंक जो है वो 353 है और यूएस डॉलर जो है वो 282 हैं। तो जल्दी से बढ़ते हैं आगे और आपके साथ में शेयर करते हैं वेजिटेबल प्राइस। भाई ग्रोसरी करने तो जाना होगा और मेरे ख्याल में अभी तो आप लोगों ने कैसे जाना होगा कि संडे और सैटरडे दोनों के लिए आपने सब्जियां ले लेनी होगी, क्योंकि संडे वाले दिन अगर एक दिन बिरयानी बनेगी तो एक दिन सब्जी। आ गया है टमाटर और टमाटर हमारी स्क्रीन पर है जनाब 196 पर। अच्छा जी, आलू आ गया है आंखों के लिए बेहतरीन मुफीद 69 पर, फिर लहसुन आ गया है 288 पर, फिर उसके बाद जो है व्हाट वी हैव अदरक आ गया है 483 पर, फिर हमारे पास क्या है, हमारे पास है गाजर आ गया है 100 और सर्दियों में गाजर जो है ज़्यादा खाई भी जाती है और ये बड़ी ज़बरदस्त होती है आपकी आंखों के लिए। तुरई जो है वो 81 पर है। अच्छा जी, व्हाट वी हैव नेक्स्ट क्या है जी, लौकी आ गई है 69 पर और क्या है जी अगला, फूल गोभी आ गई है 127 पर, फिर खीरा आ गया है 69 पर और जी भिंडी आ गई है 150 पर। एंड व्हाट वी हैव नेक्स्ट, प्याज आ गई है 81 पर। तो ये प्राइस जो हमने आपके साथ में शेयर किया और जल्दी से बताते थे आपको कि आज सिंध हाई कोर्ट में कौन सी अहम समातें होने जा रही हैं। तो सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इंतखाबात के हवाले से खबर है कि सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इंतखाबात का शेड्यूल जारी। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन कराची के इंतखाबात 29 नवंबर को होंगे, इस हवाले से एलामिया जारी कर दिया गया है। कागजात नामजदगी 3 नवंबर से जारी किए जाएंगे। हतमी वोटर फहरिस्त 4 नवंबर को जारी होगी और कागजात नामजदगी की जो स्क्रूटनी है वो होगी जी 15 नवंबर को।
तो ये तो थी वो सिटी अपडेट्स जो मैंने आपके साथ में शेयर की। इसके अलावा शहर में क्या हो रहा है, अमन अमान की क्या सूरत हाल है और कहाँ कहाँ पर मारे जा रहे हैं छापे और क्या हैं कीमतें, इसके अलावा इंटरनेशनली क्या हो रहा है, ये सब जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे करस्पॉन्डेंट हमें ज्वाइन करेंगे, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। वेलकम बैक, न्यूज सेशन में खुशामदीद। और आज की टॉप स्टोरीज पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर करस्पॉन्डेंट ने खुर्शीद भाई हमारे साथ हैं, आजाद भाई हमारे साथ हैं, उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे आप लोग, ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, हम लोग अपने ना व्यूवर से बड़ा पूछते हैं कि जब सैटरडे वाला दिन होता है तो आप लोगों को कैसा फील होता है, वीकेंड वाइब्स होती हैं, फिर आप ये सोचते होंगे कि क्या प्लान करना है। आज हम अपने जो है ना वो करस्पॉन्डेंट से भी पूछते हैं, जब सैटरडे होता है तो क्या क्या माहौल होता है घर में, मतलब क्या प्लान्स बन रहे होते हैं और क्या सारा कुछ हो रहा होता है कि भाई आज शाम को यहाँ पर जाना है, संडे को नाश्ता जो है वो कहीं बाहर करना है। थोड़ा सा बताएं ना भाई, आप लोग भी जर्नलिस्ट भी अपने रूटीन बताएं ना, क्या करते हैं आप लोग वीकेंड में? सैटरडे को तो हमारा प्लान रात का ही होता है कि बच्चों के साथ जो है वो प्ले एरिया में जाते हैं। अच्छा। क्योंकि वीक में ये ऐसा ही दिन मिलता है। छोटू को जो है वो लेके जाता हूँ मैं। अच्छा। तो पीपल्स कार ले जाता हूँ, कराची प्रेस क्लब ले जाता हूँ। सही। फिर रात का डिनर हम प्रेस क्लब में ही करते हैं क्योंकि वहाँ प्ले एरिया भी बना हुआ अच्छा खूबसूरत है। और पीपल्स कार के अंदर भी छोटी छोटी गाड़ियाँ होती हैं, इलेक्ट्रिक बाइक्स होती हैं, इलेक्ट्रिक कार हैं, बाइक्स हैं। तो वहाँ जो है वो दोनों बेटों को मैं उसमें ट्रैवल करवाता हूँ। तो पूरे पीपल्स कार के अंदर चक्कर लगाते हैं और फिर मुख्तलिफ वहाँ जंपिंग पैड्स भी हैं, फिर वो झूलते हैं, खेलते हैं और बस उनकी एंजॉयमेंट यही होती है। सैटरडे वाला दिन आज भी जब मैं सुबह ऑफिस के लिए निकल रहा था तो कह रहा बाबा आप मत जाएं ऑफिस। अच्छा। तो बस सैटरडे वाले दिन जो है ये उनको पता है कि कल संडे छुट्टी है बाबा की। हाँ, तो आज का दिन जो है उनके लिए स्पेशली ये होता है कि रात में तो हम उनको लेके जाते हैं और पीपल्स कार घुमाते हैं, उनको आइसक्रीम खिलाते हैं, पॉपकॉर्न्स, ये वो सारी चीज़ें। उसके बाद फिर डिनर हम कराची प्रेस क्लब करते हैं या फिर कहीं और जगह पे। हाँ। लेकिन बच्चों को जरूर पता है कि आज सैटरडे है तो बाबा आज हमें कहीं अच्छा, तो सैटरडे का दिन जो है वो आउटडोर एक्टिविटी के लिए, संडे फिर घर में? संडे भी दोनों दिन। अच्छा, दोनों दिन। संडे को भी संडे का नाश्ता हम बाहर करते हैं और उनको हलवा पूरी या जो भी चीज होती है तो उनको स्पेशली हलवा जो है ना, बंस रोड का हलवा देसी घी का। आपकी क्या रूटीन रहती है सैटरडे संडे? सच्ची बात ये, संडे तो मेरा ऑफ है, वीकली ऑफ होता है, लेकिन हफ्ते के रोज मेरे से बच्चे सवाल करते हैं उठते ही कि अबू आज छुट्टी का दिन है, आप क्यों दफ्तर जा रहे हैं? तो मैंने कहा छुट्टी सन सेक्रेटरी में है लेकिन मेरी छुट्टी नहीं है। तो उन्होंने कहा जब ऐसे स्ट्राइक होती है या संघ हुकूमत की कोई भी आम छुट्टी होती है उस दिन भी ये सवाल होता है आज हुकूमत की छुट्टी है, आप क्यों दफ्तर जा रहे हैं? तो मैं ये कहता हूँ कि दूसरों की दुकान हम बंद करवाते हैं, हमारी दुकान उस दिन खुलती है। जिस तरह हड़ताल होती है, जर्नलिस्ट का तो काम ही 24/7 है ना कि आप तो हर टाइम। कहने का मकसद ये, मेरे बच्चे माशाल्लाह 3 तो बड़े हो चुके हैं। नहीं, एक्टिविटी पे कहाँ जाते, घूमने फिरने कहाँ जाते संडे वाले दिन? ये संडे वाले दिन जो हम खासतौर पर घर में रहते हैं, बाकी हफ्ते के दिन खासतौर हमारे जो रिश्तेदार अजीज अकराब वहाँ उनका जाना होता है। हमारी फूफी होगी, खाला होगी या चाचा हो गया, दीगर जो रिश्तेदार है उनके घर में आना जाना होता है। फैमिली जो सामाजिक जो ताल्लुकात है उनको जोड़ना भी जरूरी है छुट्टी के दिन, तो ये सिलसिला होता है। बाकी सीवीओ हो गया, अब्दुल्ला शाह गाजी हो गया, तो वहाँ पर जाकर फिर ये और दीगर जो सफारी पार्क हो गया, जिस तरह तफरी के दीगर जो मुकाम है वहाँ पर। लेकिन हमारे पास तफरी के मुकाम कराची से बाहर भी है, जिस तरह कलरी झील भी है। लेकिन कराची के शहरी सिर्फ साहिल समंदर, हक्स बे बेहतर ये समझते हैं कि एक दिन की छुट्टी जो है वो कहीं आउटडोर वगैरह जो है वो शहर से बाहर जाए। हाँ बिल्कुल, शहर से बाहर जाने के लिए तो फिर वही आपको 1 दिन, 1.5 दिन, 2 दिन चाहिए होते हैं। चलिए जी, अपनी टॉप स्टोरी से जाने बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि कस्टम की स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई। कस्टम्स इन्फोर्मेंट कराची ने जो है वो ईरानी स्मगल शुदा हाई स्पीड डीजल ले जाने वाली 3 लॉन्चेस पकड़ लिए हैं। अच्छा जी, कस्टम्स इन्फोर्समेंट कराची के मरीन इन्फोर्समेंट यूनिट की इंसदाद स्मगलिंग मुहिम में एक बड़ी कामयाबी है। खुर्शीद भाई कैसे देख रहे हैं आपके, ये एक बड़ी कार्रवाई की गई है और एक कामयाब कार्रवाई? देखिए, कस्टम इन्फोर्समेंट की जो कार्रवाइयाँ हैं, उसके अलावा एंटी नारकोटिक्स फोर्स की कार्रवाइयाँ हैं, दीगर हमारे जो इदारे जो स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बनाते हैं, गहरे पानियों में पाकिस्तान मेरीटाइम सिक्योरिटी स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बनाती है। क्योंकि हमारी जो समुद्री हदूद है उसकी हिफाजत पाक बहरिया है। फिर जो समंदर में जो स्मगलिंग की कोशिश होती है तो उसको जो है वो हमारी मेरीटाइम सिक्योरिटी फोर्सेस एजेंसी जो है वो उसको नाकाम बनाती है। तो बेशतर कार्रवाई होती हैं। इसी तरह कस्टम इन्फोर्समेंट की जो कार्रवाई है इसमें ईरानी डीजल जो है वो उन्होंने बड़ी मकदार में पकड़ा है। तो ये बड़ी एक नाजुक कार्रवाई होती हैं। इसमें हमारे एहलकार भी शहीद हो जाते हैं और ज़ख्मी भी हो जाते हैं क्योंकि स्मगलर जो है वो फायरिंग भी कर देते हैं। तो जो हमारी कोस्टल बेल्ट है ये यहाँ से कराची से जिमनी तक ये बड़ी हसास है। तो यहाँ से भी अक्सर स्मगलिंग की कोशिश होती है, नाकाम बना देते हैं।
तीन रोज कबल भी जो है वो पाकिस्तान कोस्ट गार्ड ने कार्रवाई की थी। उसमें मंशियात की मुख्तलिफ अक़साम जो है वो चरस, अफ्यूम और मेथामाइन, इस तरह की जो चीज़ें थी वो हमने पकड़ी थी। तो ये हमारे जो इदारे हैं बड़ी मेहनत से ये कार्रवाई करते हैं। और देखें, कोई भी स्मगल शुदा कराची में या पाकिस्तान में चीज़ आती है तो इससे मईशत को बड़ा नुकसान पहुंचता है, पाकिस्तान की जो टैक्स रिफॉर्म्स हैं उसको नुकसान पहुंचता है, और स्मगल जब शुदा चीज़ आती है पाकिस्तान में तो उससे सबसे बड़ा जो हमारा सरमायाकार है उसको नुकसान पहुंचता है। तो उसमें ये जो कस्टम इन्फोर्समेंट है, एंटी नारकोटिक्स फोर्स है, पाकिस्तान कोस्ट गार्ड है, मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी है, तो इनकी जो कार्रवाई है। कितना चैलेंजिंग होता है इन लोगों के लिए खुर्शीद भाई? देखिए, चैलेंजेस तो बहुत ज़्यादा सख्त जंग होता है ये। इसमें मैंने अर्ज़ किया कि हमारे जवान भी कई शहीद हो जाते हैं, ज़ख्मी भी हो जाते हैं। देखें, ज़मीनी कार्रवाई में और समंदर की कार्रवाई बड़ा फ़र्क है। हमारे जो जवान हैं फोर्सेस के, वो जब समंदर में कार्रवाई करते हैं तो गहरे पानी में होते हैं ना, और वो जो स्मगलर्स होते हैं उनके पास जो मंशियात की बोट्स होती है और वो इंतहाई तेज़ तरार होते हैं ना। तो हमारे यहाँ भी GIMS सिस्टम है, तो उसके ज़रिए हम मॉनिटर कर रहे होते हैं पूरे सिस्टम को, कौन सी लॉन्च जो है पाकिस्तानी हदूद में आई, कौन सी सरक्रीक पर है, कौन सी बिल्कुल गहरे पानियों में है, कितनी लॉन्च हैं। तो हमारे पास जो पूरा एक मैप जो है वो बना हुआ आ रहा होता है, जो पाकिस्तान नेवी के पास भी मौजूद है, पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के पास भी मौजूद है। ये तो है हमारा गहरे पानियों का सेटअप। फिर हमारा जो ज़मीनी रास्ता है उसमें पाकिस्तान कोस्ट गार्ड उसमें शामिल होती है, जो मुख्तलिफ चेक पोस्ट उसकी होती हैं, फिर एंटी नारकोटिक्स फोर्स है वो होती है, फिर जो कोस्टल एरिया हमारा जो कराची से जिवनी तक है, गवादर तक है, फिर वहाँ भी हमारे लोग मौजूद होते हैं कोस्ट गार्ड के और दीगर के। तो वो हर गाड़ी को, व्हीकल्स को चेक करते हैं, और कई मरतबा तो मंशियात फरोश जो है वो कामयाब हो जाते हैं, इस तरह से पैकिंग करते हैं। तो लेकिन बेशतर मौक़ों पे हमारे इदारे जो है वो सक्सेस हो जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं, और बड़ी मिकदार में मंशियात पकड़ लेते हैं, स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना देते हैं। स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना देते हैं। अच्छा जी, आज़ाद भाई हमारे साथ हैं, आज़ाद भाई से भी इसके ऊपर उनके कमेंट्स लेते हैं। आज़ाद भाई, कैसे इस कार्रवाई को, एक बड़ी कार्रवाई है और इस तरह की कार्रवाइयाँ अगर होती रहें तो स्मगलिंग की रोकथाम के लिए बड़ी आसानी रहती है, उन लोगों को मैसेज चला जाता है कि भाई अब ये सब चीज़ें मुमकिन नहीं है। सब बिल्कुल, इस वक्त नशा और अशिया की बात चल रही है। इस वक्त हमारे पास चाय पहुंच चुकी है। भाई, चाय का चस्का ले। बिल्कुल, चाय पहुंच चुकी है और मैं भी अपनी चाय ढूंढ रही हूँ, मेरी चाय भी जो है वो बिल्कुल। ये हमारे इदारे कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे हों या हमारे जो सूबाई इदारे हों या सिविलियन इदारे हों। बात यह है कि हमारे पास बीन सूबाई जो सरहदें हैं, हदूद हैं, वहाँ पर जो है उनको रोकने के लिए हमारे किसी किस्म के इकदाम नहीं किए जाएंगे तब तक कि स्मगलिंग का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। क्योंकि इस वक्त हमारे पास देखा जाए तो नशा और अशिया जो है, जिस तरह जो चालिया, जिस तरह है सफीना, आदाब, ये इंडिया से बनती है, लेकिन इंडिया की सरहदें हमारे पास बंद है। मुकम्मल तौर पर हमारी फोर्स चौकस है, लेकिन उसके बावजूद भी बलूचिस्तान से हमारे पास इस वक्त भी नशा व अशिया जो है, सफीना, आदा, पूरे सिंध के शहरों में इस वक्त आम जाम फरोख्त, सरेआम फरोख्त हो रही है। लेकिन कहा जा रहा है कि इसमें जो है मुकामी जो स्टेक होल्डर्स हैं या पुलिस है इसमें मुलव्वस है। ये इस वक्त हमारे जो नौजवान नस्ल है, बच्चे हैं, कम 7 साल, 8 साल, 6 साल के बच्चे ये इस्तेमाल कर रहे हैं। देहातों में, अगर कच्ची आबादी में इतनी सूरत ख़राब है, अगर आप इस पर अभी हम कंट्रोल नहीं करेंगे, इस पर ज़ाब्ता नहीं लाएंगे, तब तक हमारी जो नस्लें बिगड़ चुकी होगी। इससे खासतौर पर क्या होता है, बकुल डॉक्टरों के या मसीहों के, इससे कैंसर होता है, मुंह का कैंसर। मुंह का कैंसर होने से कई जिंदगियां चली जाएगी। इसलिए हमारे पास सिंध हुकूमत को या हमारे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनको इस अमल के लिए कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि मैं खुद भुगत चुका, मेरे बच्चे को मैंने गाँव छुट्टी पर भेजा था, जो जून छुट्टियाँ होती है वहाँ पर, तो उसका वो आदी बन चुका था। उसके बाद मैंने उसको छुड़वाने के लिए कई डॉक्टरों से रब्ता किया, कई बच्चों से रब्ता किया, बड़ी मुश्किल से। ये इतनी खतरनाक चीज़ है जिसका आप तस्वर नहीं कर सकते हैं। ये गुटखा हो गया, मैनपुरी होगी, या ये क्या कहते हैं जो नशा और सफीना आदाब कहते हैं, इससे हम निपटना होगा। इसके साथ साथ हमारे जो ख़ास तौर पर हुकूमत जो वक्त हुकूमत, वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमत, तो ऐलान तो बड़े करते हैं, लेकिन बिन सूबाई जो स्मगलिंग है मंशियात की, इसको रोकने के लिए हमें ठोस इक़दाम करने पड़ेंगे। इसको रोकने के लिए ठोस इक़दाम करने चाहिए। पुलिस है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चलें, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो दीगर टॉप स्टोरीज पर डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो जनाब, पहले कर लेते थोड़ी सी मैच की बात। और पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका की जो टेस्ट टीम्स हैं, अब दूसरे रोज़ के लिए भी उनकी तैयारियां जो हैं वो जारी हैं। और इस हवाले से पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की जो टीम्स हैं उनकी जो प्रैक्टिस सेशन है वो भी ऑलमोस्ट जारी है, तैयारियां जारी हैं। खिलाड़ियों ने दोपहर के वक्त ट्रेनिंग में हिस्सा लिया। अच्छा जी, कज़ाफ़ी स्टेडियम में पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीम्स की टेस्ट सीरीज़ के लिए ज़बरदस्त ताबड़तोड़ कोशिशें जारी हैं कि जी होने क्या जा रहा है। अच्छा, अब ये मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ कि खिलाड़ियों ने भरपूर
जो है वो मशकें भी की हैं और तकरीबन 3 घंटे तक जो है ये प्रैक्टिस सेशन जारी रहा। अच्छा, शाहीन अफरीदी, हसन अली, खुरम शहजाद ने जो है वो ओवरऑल जो पिचेस हैं उस पर बैटर्स का खूब इम्तहान भी लिया और जो कुछ हो चुका है प्रीवियस उसके हवाले से भी काफ़ी कुछ जो है वो इन्होंने यही अब सीखने की कोशिश की है कि गलतियों को ना दोहराया जाए। तो पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की जो टीम्स हैं यानी आज हफ्ते की सुबह को भी सेशन में ट्रेनिंग करेंगी और दोनों टीम्स के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस की जो सीरीज़ है उसका पहला मैच 12 अक्टूबर को कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा। तो बेस्ट विशेस पाकिस्तान। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और एक और ख़बर आपके साथ में शेयर करते हैं एंड इट्स अबाउट रॉ नेटवर्क इन कराची। तो जनाब खबर कुछ इस तरीके से है कि जिस तरह से हम बात करते हैं ना सहूलतकारों की, या जिस तरह से हम बात करते हैं कि इंडिया हमारे मुल्क में जिस तरह दहशतगर्दी करवाता है, तो अब जैसे पहले भी क्रैकडाउन होता था अब भी क्रैकडाउन किया गया है। तो रॉ नेटवर्क के ख़िलाफ़ NCCIA की कार्रवाई, 2 मुल्ज़िमान जो हैं गिरफ्तार कर लिए गए। कराची में नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की कार्रवाई के दौरान भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के नेटवर्क के 2 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इंटेलिजेंस बुनियादों पर की गई कार्रवाई खुफिया इदारों के ताउन से अमल में लाई गई है। गिरफ्तार अफराद हसास तनसीबात की मालूमात सोशल मीडिया के जरिए मुंतकिल कर रहे थे। मुल्ज़िमान से मोबाइल फ़ोन, माली लेन देन के शवाहिद बरामद किए गए हैं और फोरेंसिक जांच के दौरान मजीद सबूत हासिल कर लिए गए हैं। अच्छा जी, खुर्शीद भाई हमारे साथ हैं। खुर्शीद भाई कैसे देख रहे हैं तो ये कार्रवाई, और इससे पहले भी इसी नेटवर्क के हवाले से जो है वो हम खबरें शेयर करते रहे, बताते रहे कि जी इस नेटवर्क से भी काफ़ी लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो अब मेरे ख्याल में दिस इज़ हाई टाइम टू क्रैक डाउन ऑन दीज ब्लैक शीप्स एंड सहूलतकार, जिसका जो है वो आपने देखा होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में DG ISPR ने भी जिक्र किया कि भाई अब टॉलरेंस बर्दाश्त अब बर्दाश्त ख़त्म है, अब बस क्रैक डाउन ही किया जाए। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत हमारे मुल्क में अंदरूनी तौर पर उसको कमज़ोर करने की कोशिश जो करता है, लेकिन वो इंशाल्लाह ताला कामयाब नहीं होगा। माजी में भी बहुत सारे शवाहिद पाकिस्तानी गवर्नमेंट को रॉ के मुतलिक मिले हैं। सबसे बड़ी मिसाल कुलभूषण जाधव की है, उसको जो है वो बलूचिस्तान से जो है वो हमने अरेस्ट किया और उसने कई शवाहिद जो है वो दी हैं इन दौरान तफ्तीश। जब उनसे सवालत किए तो उसने कहा कि हाँ मैं डिप्यूटेड था और यहाँ बलूचिस्तान की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में वो हिस्सा लेते रहे। और आपने देखा कि ये पूरा खित्ता जो है बलूचिस्तान वाला जो खित्ता है वो डिस्टर्ब है और इसमें जो रॉ के अलावा जो दीगर गैर मुल्की एजेंसीज़ हैं जो चाहती हैं कि मुल्क जो हमारा स्टेबल ना हो और यहाँ पर स्टेबिलिटी ना आए, यहाँ पर माशी इस्तेकाम ना है, यहाँ पर तालीम का इस्तेकाम ना है, यहाँ पर जो है वो सियासी इस्तेकाम ना हो सके, यहाँ पर अमन अमान की जो फ़िज़ा वो कायम ना हो सके। और हमारा जो बलूचिस्तान का खित्ता है वो कुदरती मादनियात से मालामाल है, तो इसलिए उन्होंने ये सोचा कि जो बलूचिस्तान का खित्ता है उसको डिस्टर्ब किया जाए। जब बलूचिस्तान का खित्ता डिस्टर्ब होगा तो फिर ये पूरा पाकिस्तान जो डिस्टर्ब होगा। इसीलिए कुलभूषण जाधव को जो पकड़ा था हमारी लॉ फोर्सेस एजेंसी ने, सबसे बड़ी हमारी कामयाबी थी। और अब भी इस तरह के नेटवर्क के खिलाफ हमारे जो दायरे हैं वो बिल्कुल मुतारिक हैं और वो कार्रवाई करते हैं। ये जो कार्रवाई हुई है नेशनल साइबर क्राइम की, देखें सोशल मीडिया के ज़रिए भी बहुत सारे कैंपेन्स चल रही हैं। आपने इस वक्त महसूस कर रही होंगी, आप जब टेलीफोन किसी को करते हैं तो एक कैंपेन चल रही है PTCL की कि वो फ़ोन पे आपको आगाही दे रहे होते हैं कि किसी सोशल मीडिया नेटवर्क का हिस्सा जब आप बनते हैं तो वो उसके ज़रिए भी आपको यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे नेटवर्क हैं कि वो आपको जॉब्स का झांसा दे के, कोई बिजनेस का झांसा दे के आपकी सारी मालूमात लेते हैं। अच्छा, बल्कि खुर्शीद भाई ने बहुत अच्छा पॉइंट आउट किया। खुर्शीद भाई, मुझे ये भी मैंने एक खबर भी पढ़ी थी और बल्कि एक आर्टिकल भी इस हवाले से एक बड़े ज़बरदस्त कॉरेस्पॉन्डेंट है उन्होंने शेयर भी किया था। तो उन्होंने ये कहा था कि जो गेम्स होते हैं, जो वीडियो गेम्स होते हैं जस्ट लाइक PUBG एंड ऑल दैट, ये इससे भी राब्ता करके लोगों को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी वजह है ना, देखें कोई भी गेम आप जब इंस्टॉल करते हैं तो आपसे मुख्तलिफ परमिशंस मांगते हैं। जब आप उसकी गिव परमिशन दे रहे थे तो आप अपने जो प्राइवेसी है वो आपने उसके हवाले कर दी। अब वो जब परमिशन आपने आपको मोबाइल का तमाम डेटा वो यूज जिस तरह अभी आपने कहा ना कि ये जो कॉल्स आती हैं और इस तरह से ये आपको बिजनेस का झांसा देंगे, ये आपको ज्यादा पैसों का झांसा देते हैं, ये आपको मतलब इतनी सारी जो है ना वो कहते हैं सुनहरे बाग दिखाते हैं ये कि लोग इसमें ट्रैप हो जाते हैं और अपनी तमाम जो मालूमात हैं वो उनको दे देते हैं और देने के बाद फिर आप बेबस हो जाते हैं, बेख्तियार हो जाते हैं, तो वो बाइख्तियार हो जाते हैं। लेकिन हमारे जो इंटेलिजेंस इदारे हैं वो मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ जगहों पे इंटेलिजेंस बेस्ड जो है IBO ऑपरेशन करते हैं और उस ऑपरेशन के नतीजे में बहुत सारे ऐसे अनासिर हैं जो शरपसंद हैं, जो मुल्क में आदम इस्तेकाम चाहते हैं, उनको गिरफ्तार भी करते हैं। तो उसकी इन्वेस्टिगेशन भी बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं और यही वजह है कि आज अल्लाह का शुक्र हमारा मुल्क जो है वो दुश्मन ताकतों का मुकाबला करते हुए जो है वो स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है। आप देखें कि सरहदें हमारी
गो के बहुत महफूज हैं, लेकिन उसके बाद भी दुश्मन जो कार्रवाई करता है। तो इससे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी DGI की, उसमें भी कैटेगोरिकली कहा था कि अब पाकिस्तान की सालमियत पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं होगा। पाकिस्तान की सालमियत पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं होगा। अच्छा जी, अगली खबर पर जाते हैं और अगली खबर जो है वो कुछ इस तरीके से है कि कराची से लिंक रोड जामशोरों में 4 डाकुओं के पुलिस मुकाबले में हलाकत का ये वाक़या है। हलाक मुलजमान के कब्जे से बरामद करोला गाड़ी भी चोरी शुदा निकली। न्यू कराची का रिहायशी हूँ, काम से निकला, सुपर हाईवे के हुदूद में मुलजमान का निशाना बन गया। जो मुतासरा शहरी है उसने ये बयान दिया है, आपको सुनवाते भी हैं कि ये जो मुतासरा शहरी है ये इस हवाले से क्या। जी आज़ाद भाई, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये जो है मुतासरा शहरी का बयान है, ओवरऑल इनसाइड स्टोरी है क्या? सबा ये मामला इस शहरी का नहीं, इस शहरी की जान बच के अल्लाह ने बड़ा एहसान किया। लेकिन इसके साथ साथ यंग लड़का 17 साल का अदनान मक्सी जी, जो अकबर मक्सी का बेटा है, सचलकोट का रहवासी है, वकला कॉलोनी के सामने वो गाड़ी लेके बाहर निकला लड़का सर्विस के लिए या किसी काम के सिलसिले में। उसकी गाड़ी थी रीवो, वो गाड़ी लेकर निकला। ये डाकू जो है इसके पीछे पड़े जमाली पुल से घर के पास जैसे पहुंचा तो इसको गाड़ी से बाहर निकाला, गाड़ी पर कब्जा किया, गाड़ी लेके आगे चले गए कोई पेट्रोल पंप बाइकों का सचलकोट में वहां पर उसको गोलियों से छलनी करके कत्ल करके चले गए, गाड़ी लेके चले गए। जैसे उसके वालिद को पता चला, उसके वालिद ने बड़ा ताकत का मुजाहरा किया, जज्बा दिखा, अपने बेटे की लाश देखी, लेकिन उसके बावजूद भी उस शख्स अकबर मक्सी ने अपने दिलेराना किरदार अदा किया, इनका पीछा किया। पीछा करने के बाद में ये यहाँ तक कि उन्होंने जो रुकन सिंध असेंबली कंबर शहादत कोर्ट से मीर नादर मक्सी उनसे रब्ता किया। उन्होंने अपना नेटवर्क तैयार किया, जो मक्सी कबीला है। इन्होंने फौरी तौर पर हैदराबाद पुलिस से रब्ता किया, DIG तारक धारिजो से, जो हैदराबाद जामशोरो 3-4 थानों की पुलिस ने ताक़ुब किया अपना ये जामशोरो टोल प्लाजा पर। वहाँ पर नेकमंद खोसो जो इंस्पेक्टर है जामशोरो थाने के, उन्होंने गाड़ी को चेकिंग की तो पता चला ये इसमें डाकू फरार होने की कोशिश की। कच्चे के इलाके में जामशोरो में कच्चे के इलाके में लगता है, वहाँ भागने की कोशिश की, अपने बचाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने वहाँ पर जो मुकाबले में जो इनको गोलियां मार के कत्ल मार दिया। 4 डाकू थे, जिसमें हैदरू मेहर उनका जो सरबराह था डाकुओं का। ये डाकू सखर शिकारपुर से ताल्लुक़ रखने वाले थे। ये कराची में आकर के गाड़ियाँ यहाँ से छीनते थे, चोरियाँ करते थे, खासतौर पर मुबैना टाउन थाना, साइट एरिया थाना और सचलकोट थाना, ये थाना इस वक्त डाकू राज के मतलब कब्जे में है। पुलिस वहाँ पर कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं। मजे की बात यह है, एनी गवाह जो वहाँ पर मौजूद थे लड़के वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जहाँ वाकया हुआ ये सचलकोट थाने की हदूद थी और यहाँ से गाड़ी की डकैती हुई, लेकिन रोड के उस तरफ जो है पुलिस मौजूद थी। 6 से 7 पुलिस वाले, उनके पास असला भी था, वो मौजूद थे, लेकिन उन्होंने कार्रवाई इसलिए नहीं की कि वो थाना था साइड थाने की हदूद थी। उन्होंने कहा थाना हमारा, उनके सामने जो है कार्रवाई हो रही है, डकैती हो रही है, लेकिन साइड थाने की पुलिस के एहलकार वहाँ पर मौजूद हैं, चौकी पर मौजूद है, लेकिन वो किसी किस्म की कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। लेकिन उस बच्चे की जान चली गई। ये शहरी, इसकी गाड़ी वहाँ पर मिली, पुलिस ने इत्तला दी, शहरी वहाँ पर पहुँच गया, उसके साथ अकबर मक्सी गाड़ी मिल गई, लेकिन अकबर मक्सी का 17 साल का बच्चा जो है उसकी जान चलेगी। लेकिन कराची शहर में इस वक्त तक हैदराबाद की पुलिस डकैती कहाँ से होती है, गाड़ी चोरी कहाँ से होती है, कराची में 3-4 थाने लगते हैं। बात वही है ना कि निजाम को कार्रवाई होती है हैदराबाद में। हैदराबाद की पुलिस ने कार्रवाई करके गाड़ी वापस करवा दी, लेकिन कराची पुलिस कहाँ है? 3-4 थाने लगते हैं। यहाँ से गाड़ी निकली है, मलिर गई होगी, टोल प्लाजा क्रॉस किया है, नूरियाबाद थाना क्रॉस किया है, हैदराबाद तक पहुँच गई, हैदराबाद की पुलिस ने कार्रवाई कर दी, लेकिन कराची पुलिस कहाँ है? वेयर इज द IG सिंध, वेयर इज द एडिशनल IG कराची? सही, मतलब कोई पूछने वाला नहीं है, रियासत है कहाँ? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कोई पूछने वाला नहीं है, और कोई पूछने वाला नहीं है, जब भी तो ये हालात हैं हमारे शहर के। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। हमारे शो पर खुर्शीद भाई है, आज़ाद भाई है। शो में यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद फिर आपको मिलवाएंगे सरप्राइजिंग पर्सनैलिटीज़। वेलकम बैक भाई। अब आपको मिलवाते हैं पाकिस्तान के टैलेंट से, और ये जो बच्चे हैं ये अभी रिसेंटली जो है बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी हासिल करके आए हैं, और इनसे इनकी कामयाबियों का सफ़र उसके हवाले से पूछते हैं। और यूथ ग्रैंड जो है वो ये कंपटीशन था, और जिसमें इन्होंने जो है ये जीत हासिल की। ये जीते हैं, और कितनी कंट्रीज़ वहाँ पर थी इस इंटरनेशनल ताइक्वांडो कंपटीशन में। इनको वेलकम भी करते हैं शो में, और इनसे बात भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। हमारे साथ है जी साइम, और हमारे साथ हैं अयान, और उनके जो कोच हैं उसामा भाई, वो भी हमारे साथ में मौजूद है। तो इनसे बात करते हैं। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी। अच्छा, ये बताएं आप अयान कि कैसी रही आपकी ओवरऑल जर्नी, और इतना ज़बरदस्त आप खेले हैं, इतना ज़बरदस्त तरीके से आपने कंपटीशन किया है, तो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, मतलब न्यू एक्सपीरियंस था, फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल टूर्नामेंट था। हाँ, तो थोड़ा डरे हुए भी थे, मगर भरोसा था कि हाँ कर लेंगे। हाँ कर लेंगे, लेकिन थोड़ा उस वक्त जाके उधर नर्वस हो गए थे, मगर जब दूसरे बच्चों को भी खेलते देखा तो अंदर भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आया उसकी वजह से हमने भी
अच्छा परफॉर्म करा। सही, अच्छा परफॉर्म किया। चलिए जी, ये तो गई अयान से बात। साइम से बात करते हैं। साइम जो है वो थोड़े शाय भी हैं और साइम जो है वो थोड़े से मुस्कुरा भी रहे हैं। ये बताएं साइम, अभी उसामा भाई से बात हो रही थी, वो कह रहे थे आप थोड़ा सा ऐसे हैं, कैसा आपका वहाँ पर एक्सपीरियंस रहा और जब जीत गए थे तो कितना अच्छा लग रहा था? पहले तो थोड़ा डर लग रहा था, हाँ पहले तो दूसरे बच्चों को देख रहा था खेलते हुए, हाँ, तो अगर अच्छा खेल लेते तो मुझे लगा कि शायद हम नहीं कर सकेंगे। हाँ लेकिन जब फाइट हुई और उसके बाद जीता तो फिर देखा कि ये बच्चे भी मेरे जैसा ही खेलते हैं। हाँ, आसान था। आसान था भाई। ये देखें कि ये जो साइम है, इन्होंने ज़बरदस्त जो है वो ये मतलब थॉट यहाँ प्रेजेंट की कि जब मैंने देखा, मैंने सोचा तो मुझे लगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जब मैं जीत गया तो मुझे लगा कि ये भी हमारी तरह से ही थे। तो बस फोकस करने की बात होती है। उसामा भाई, कितने टाइम लगा इन लोगों को ये ट्रेनिंग कराने में और कैसे आपने प्रिपेयर किया? और बच्चे तो डरते हैं, लेकिन ये लोग किस तरीके से फिर जाके वहाँ पे खेले भी, जीते भी? हमें तकरीबन 4 साल लगे इस लेवल को अचीव करने के लिए, लेकिन इस लेवल तक आने के लिए इन बच्चों को बहुत सी ट्रेनिंग का सामना भी करना पड़ा। हाँ। इवन बहुत सारे टूर्नामेंट्स ऐसे थे जो इनके काबिल नहीं थे, जो उस टाइम पे इनको जूनियर चैम्पियनशिप खेलनी चाहिए थी। हाँ। लेकिन इनको सीनियर में खिलवा के इनका माइंड बेसिकली इनको तैयार किया कि आपका जो मेन गोल है वो ये नहीं है कि आपने कराची में खेलना है और कराची में ही रहना है, कि आपको ग्लोबल जाना है। तो उसके लिए इनको सीनियर के साथ रख के इनकी ट्रेनिंग्स भी सीनियर्स के साथ हुई और सीनियर टूर्नामेंट्स भी खेले। फिर इनको विद इन द सिटी, आउट ऑफ द सिटी इनको ट्रैवल भी करवाया, ताकि थोड़ा सा आइडिया हो कि बेसिकली ट्रैवल के साथ साथ जो थकान होती है फिर उसको लेके टूर्नामेंट में पेरेंट्स से पार्टिसिपेट फिर इजाज़त ली होगी, तो पेरेंट्स के रिजर्वेशंस क्या थे? पेरेंट्स इनके बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। अच्छा। बाकी पेरेंट्स से जो है मुझे ज़्यादा बात करनी पड़ी, उनको मनाना पड़ा। हाँ। लेकिन इनके पेरेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, वो चाहते हैं कि बच्चे आगे खेलें। हाँ। तो इनके पेरेंट्स की तरफ से मुझे कभी प्रॉब्लम हुई नहीं। सही। इवन इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स के लिए जब कौन कौन सी टीम्स थी वहाँ पे? वहाँ पे इंडिया मौजूद थी, वहाँ पे नेपाल मौजूद थी, वहाँ पे जापान मौजूद था और कोरिया से भी 1-2 लड़के थे। अराउंड 17 कंट्रीज तो थी वहाँ पे। अच्छा अच्छा, जिनको मतलब मैंने 17 देखा। कंट्रीज थी। चलें जी, ये तो बड़ी ज़बरदस्त, ये हमारे पाकिस्तानी वो टैलेंट है जिन लोगों से हम आपको मिलवाते हैं। अच्छा अयान, ये बताएं कि जब कंपटीशन से पहले, एक दिन पहले, क्या सोच रहे थे कि क्या करना है, क्या प्लानिंग है, क्या बताया था आपको आपके कोच ने, कैसे खेलना है, कैसे लड़ना है, कैसे उतरना है रिंग में? कंपटीशन से पहले एक दिन पहले तो मतलब आइडिया नहीं था क्या होगा, कैसे होगा, तो थोड़ा नर्वस थे कि जाके कैसा अरीना होगा। लेकिन गाइडेंस क्या दी थी आपको कोच गाइडेंस ने? थी कि डिसिप्लिन रहना चाहिए, क्योंकि डिसिप्लिन होगा तो आप फाइट अच्छी करेंगे और अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए कि हम कर सकते हैं। कर सकते इसलिए हम ट्रेनिंग करके गए थे, रेडी होके गए थे, पूरा रेडी होके गए थे, ट्रेनिंग की हुई थी। सही। और फिर जब जीत गए तो उस वक्त क्या फीलिंग्स थी? जब जीत गए तो मतलब बहुत प्राउड फील हो रहा था अपने कंट्री के लिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल है, उसमें ही गोल्ड मेडल जीत गए। हाँ। मतलब बहुत प्राउड फील हो रहा था अपने कोच के लिए, पेरेंट्स के लिए, तो अपने सपोर्ट करा था, इसलिए सबके लिए प्राउड फील हो रहा था। चलिए जी, साइम जो है उनसे पूछते। जी साइम, आप बताएं क्या फील हो रहा था, कैसा लगा जीतने के बाद? घर कॉल की थी फौरन से? उस वक्त तो जब हम लोग जीते थे तो बहुत खुश हो रहे थे, लेकिन वहाँ अरीना पे नेटवर्क या वाईफाई तो था नहीं, तो हम कॉल तो कर नहीं सकते थे। वापस होटल आके तो फिर हमने कॉल करी थी, उनको बताया था। पेरेंट्स बहुत खुश थे और दोस्त भी बहुत खुश थे, स्कूल के फ्रेंड्स भी बड़े खुश थे। स्कूल के फ्रेंड्स को तो कॉल नहीं कर पाए थे हम लोग। यहाँ आके तो खुश हुए होंगे ना? यहाँ आके जब बताया था तब तो बहुत खुश थे वो। चलें जी, ये हमारे साथ जो है कहना चाहिए कि इंतहाई टैलेंटेड और ये प्यारे प्यारे से जो बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, जिनसे हमने आपको मिलवाया, और ये वो पाकिस्तानी टैलेंट है जिनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया उसामा भाई, साइम और अयान हमारे शो पे आए। शो में यह वक्त है ब्रेक का, और हेडलाइंस ब्रेक के बाद वापस आएंगे, करेंगे ढेर सारी बातें, हमारे साथ रही। वेलकम बैक। तो जनाब, अब बात कर लेते हैं कि किस तरीके से हम अपना लाइफस्टाइल बेहतर कर सकते हैं, चाहे वो रेमेडीज़ के थ्रू हो या फिर वो हमारी अपनी जो रोज़ाना की आदतें होती हैं उसके हवाले से। तो अभी कुछ बात करते हैं कि ये जो मौसम है, इस मौसम में लोगों के हाथ पाँव बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, खुरदरे हो जाते हैं, और स्किन जो है आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रही होती है। बहुत सारी चीज़ें आप अप्लाई करते हैं, लेकिन फिर आप यही कहते हैं कि इतने महंगे महंगे बॉडी लोशन लाने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि डेफिनेटली ये मौसम कराची हाइट्स के लिए जो है ऐसा मौसम होता है, क्योंकि गर्मी के बाद जब चेंजेस आते हैं,
तो वो बहुत ज़्यादा अपनी स्किन का ख्याल तो नहीं रखते, लेकिन हो जाते हैं हाथ खुरदुरे, और इसके अलावा सख्ती हाथों में महसूस होती है कि जी बहुत ज़्यादा जो है वो सॉफ्टनेस नहीं है या खुरदुरे खुरदुरे हाथ हैं। तो जनाब अगर आपके हाथ जो हैं वो सख्त खुरदुरे या स्याह पड़ गए हैं तो ये आसान सा घरेलू टोटका आजमाना है आपने 2 चम्मच ग्लिसरीन लेनी है, 1 चम्मच नींबू का रस लेना है, आधा चम्मच अरके गुलाब, और आपने फिर इन तीनों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और फिर रात सोने से पहले हाथों पर लगाकर हल्का सा मसाज करना है। सुबह नीम गर्म पानी से आपने फिर धो लेना है और रोज़ाना इस्तेमाल से चंद दिनों में आपके हाथ नरम, गोरे और चमकदार हो जाएंगे। हाथों की सख्ती जो है वो ख़त्म हो जाएगी, खुरदरापन ख़त्म हो जाएगा, और जो आपको लगता है ना कि इरिटेशन हो रही है या स्किन आपकी प्रॉब्लम कर रही है, वो उससे आपको मिल जाएगी निजात। तो ये है वो टोटका जो आपने जो है वो यूज़ करना है, और हमारी जो शुमाइला हैं वो आपके मसाइल का हल इसी तरीके से बताती हैं कि फ़ौरन से जब आप ये टोटका यूज़ करें तो आपका मसला हो जाए हल। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। और अब चाय वाय पी ली है, लेकिन थोड़ी सी भूख लग रही है, और जब भूख लग रही हो ना थोड़ा सा ब्रेक भी लेना चाहिए, और आप लोगों को ये बताना चाहिए कि आप दिन में क्या पका सकते हैं, और मैं जो है वो चाय बिस्किट खा सकती हूँ। तो हम चलते हैं और ये चिकन अचारी कढ़ाई आपको दिखाते हैं इसकी रेसिपी। जी अब कुछ बात कर लेते हैं हम कि हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, वहाँ भी बड़ी तड़के वाली खबर है। अच्छा जी, खबरें कुछ इस तरह से हैं कि पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री के जो मशहूर एक्टर हैं, होस्ट हैं, फ़हाद मुस्तफ़ा, जिनके बहुत सारे फ़ैन्स हैं, वो उनकी छोटी सी भी कोई खबर अगर बाहर आती है ना तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कमेंट करते हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। तो ये खबर है जी फ़हाद मुस्तफ़ा के हवाले से, उनकी दूसरी शादी के हवाले से, जिसके बारे में अभी तक फ़हाद मुस्तफ़ा ने कुछ कहा तो नहीं है, लेकिन ख़बर कुछ इस तरह से है कि पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री के एक्टर फ़हाद मुस्तफ़ा जो हैं, प्रोड्यूसर और मेज़बान फ़हाद मुस्तफ़ा पर नौकरी से निकालने का इल्ज़ाम आयद करने वाले फ़ोटोग्राफ़र उमर सईद ने अदाकार के प्रोडक्शन हाउस से मुताल्लिक तहलका खेज़ इंकशाफात कर दिए हैं। अच्छा जी, ये एक फ़ोटोग्राफ़र हैं जिन्होंने उनके हवाले से बात की है कि उनको इस प्रोडक्शन हाउस से निकाला गया था नौकरी से। अच्छा, मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल वीडियो के मुताबिक उमर सईद का कहना है कि फ़हाद मुस्तफ़ा के प्रोडक्शन हाउस में जॉब करने वाली जो हिना अमान प्रोडक्शन है, यानी कि जो हिना अमान है, वो प्रोडक्शन हाउस का मुकम्मल निज़ाम जो है वो संभालती हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि हिना अमान अब उसकी मालकिन भी हैं। उमर सईद ने दावा किया कि प्रोडक्शन हाउस में सिर्फ हिना अमान की ही मर्ज़ी चलती है, तमाम इख्तियारात उनके पास हैं, जो उन्हें नहीं पसंद या जिनसे उनकी नहीं बनती उन्हें बरतरफ कर दिया जाता है। तो ये सारे जो एलिगेशंस लगाए हैं, ये सारी जो बातें की हैं वो की हैं फ़ोटोग्राफ़र उमर सईद ने, जिनको उनके प्रोडक्शन हाउस से निकाल दिया गया है। लेकिन अभी हिना अमान के हवाले से फ़हाद मुस्तफ़ा ने अभी तक किसी किस्म की कोई बात नहीं की है, ना ही उन्होंने इस हवाले से कुछ इनकार किया है, ना ही उन्होंने अपना कोई रद्द-ए-अमल शो किया है। तो जनाब ये सारी सूरत हाल है। अभी आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि जिस तरह से आपको बहुत ज़्यादा फ़िक्र रहती है ना अपनी हेल्थ की, जिस तरह से आपको बहुत ज़्यादा फ़िक्र रहती है अपने बालों की, और स्पेशली जो गंजपन होता है, यानी जो स्कैल्प नज़र आता है, बाल्डनेस जो हो जाती है, उस हवाले से जो रोनाल्डो है ना वो भी बड़े फ़िक्रमंद है। और इसीलिए अब रोनाल्डो ने कहा है कि उनको ये पहले तो उनको ये सोचा उन्होंने कि भाई हेल्थ केयर कैसे की जाए, तो उन्होंने अब सऊदी अरब रियाज़ में भी अपनी जो वेलनेस क्लिनिक है यानी हेयर केयर है वो भी उन्होंने वहाँ पर इंट्रोड्यूस करा दिया है, वो भी खोल लिया है। और उनका ये कहना है कि भाई मैं चाहता हूँ कि लोग आएँ और अपने बालों के हवाले से जो है वो ट्रीटमेंट कराएं, क्योंकि एक वक्त था कि जब लोग इस हवाले से शर्मिंदा होते थे, बताते नहीं थे कि भाई उनके बाल जो हैं वो गिर रहे हैं, झड़ रहे हैं या उनको प्रॉब्लम है, लेकिन अब लोग खुलकर इस हवाले से बात करते हैं, लोग क्लिनिक्स पर आते हैं। और इससे पहले ऐसा नहीं है कि इससे पहले उनकी कोई क्लिनिक नहीं रही है। रोनाल्डो जो हैं वो अब एक बिज़नेस पर्सन भी हैं, इसके अलावा पुर्तगाल में, इटली में भी उनके जो हैं वो वेलनेस क्लिनिक हैं, लेकिन अब रियाज़ में उन्होंने ये वेलनेस क्लिनिक खोला है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस भी हो रहा है। लोग बड़ी तादाद में जो है इस हवाले से बात भी कर रहे हैं और लोग बड़ा खुश भी हैं कि चलें जी रोनाल्डो ने अब हेल्थ केयर के ऊपर भी जो फोकस किया है, क्योंकि रोनाल्डो जिस तरह से अब रिचेस्ट फुटबॉलर की फहरिस्त में आ गए 1.4 बिलियन के साथ, वहीं अब जो है उनके बहुत सारे बिजनेस हैं, लाइफ टाइम उनका नाइकी के साथ जो है मुआहिदा है, फिर अल नसर क्लब से उन्होंने बहुत सारी जो है वो अर्निंग्स की हैं। इसके अलावा उनके बहुत सारे ऐसे एंडोर्समेंट हैं जो उनको बाकियों से मुख्तलिफ बनाते हैं। और अब ये जो इन्होंने वेलनेस क्लिनिक खोला है इसके हवाले से हम आपको ज़रूर अपडेट करते रहेंगे और आपको बताएंगे कि वो किस किस तरीके से वहाँ पर लोगों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं और हम आपको बताते हैं कि पाकिस्तान में जो है हमारे एक्ट्रेस क्या कर रहे हैं और उनके कौन कौन से शूट्स आ रहे हैं। तो ज़रा देखिए सारा क्या कर रही हैं।
अच्छा जी, अब आपके साथ में शेयर करते हैं कि जिन लोगों को मसला है मैदे का, मैदे में तेज़ाबियत है, मैदे के प्रॉब्लम है, डाइजेशन का इशू है, उनके लिए ये ज़बरदस्त सी छोटी सी रेमेडी, ये इंतहाई कहना चाहिए कि कारआमद रेमेडी मैं शेयर करती हूँ कि जिन लोगों को भी स्टमक प्रॉब्लम है, मैदे में प्रॉब्लम है, तेज़ाबियत है, दर्द है, डाइजेशन में मसला है, उन्होंने करना है ये कि उन्होंने सब्ज़ पुदीने का जो है वो कहवा पीना है। अब ये किस तरह से करना है कि आपने सब्ज़ पुदीना लिया और फिर आपने उसका कहवा बनाया और फिर आपने 1 चमचा मीठा सोडा उसमें मिला के पीना है। तो अगर हफ्ते में आप 2 से 3 दिन भी ये रेमेडी कर रहे हैं तो डेफ़िनेटली इससे आपका जो स्टमक का पेन है वो ख़त्म हो जाएगा और जो सोजिश है, दर्द है, जिसको कहते हैं ना उभारा सा होना, वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये आपने पुदीने का जो कहवा है ये मीठा सोडा डाल के पीना है और फिर सारे दर्दों से आपको मिल जाएगी निजात इंशाल्लाह। और ज़रूर आपने बताना है हमारे शो पे कॉल करके कि भाई आपकी जो रेमेडी है उसने आपको कितना फ़ायदा दिया। चलिए जी, शो भैया वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर करेंगे ढेर सारी बात। वेलकम बैक। तो भाई आज हमारे साथ हमारे स्टूडियोज़ में एक ऐसी पर्सनैलिटी मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान की फ़र्स्ट इंटरनेशनल फ़िटनेस इन्फ्लुएंसर हैं और इसके अलावा जिस तरह की इनकी पर्सनैलिटी है, अभी मेरी इनसे बात हो रही थी तो इन्होंने कहा कि मैंने सबसे ज़्यादा जो है वो फ़िटनेस के हवाले से चीज़ें दिखाई हैं और अपने यूट्यूब पर, अपने इंस्टाग्राम पर लोगों को बताया कि भाई किस तरह से फ़िट रहते हैं और क्या क्या जिम्स के अंदर हो रहा होता है। तो इनसे मिलवाते हैं आपको। ये हैं जी अहमद चांडियो, उनको वेलकम करते शो में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सब आप बताइए? ठीक ठाक मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और अहमद यकीन करें कि जब हमारे शो पर आप जैसे लोग आते हैं ना तो मुझे स्पेशली बड़ी खुशी होती है क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो कि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं अपने व्लॉग्स के थ्रू, अपने यूट्यूब्स के थ्रू, और लोगों को बताते हैं पॉजिटिव साइड कि दुनिया में ये सब कुछ भी हो रहा है और आप लोग फिट रह सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। सब देखें, मैंने शायद जिम्स हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा दिखाए हैं, मैंने लोगों को दिखा भी रहा हूँ और बहुत ज़्यादा बॉडी बिल्डर्स में लोगों को दिखा रहा हूँ। हमारे इमर्जिंग बॉडी बिल्डर्स या प्रो बॉडी बिल्डर्स, सही, मैं तकरीबन सबको ही कवर करता हूँ, बल्कि उनके पास जाके कवर करता हूँ, उनकी स्टोरी लोगों को दिखाता हूँ ताकि लोग जो है ना वो रिलेट कर पाए। ठीक है, जिम्स दिखाता हूँ लोगों को ताकि हर एक का बजट होता है ना जिम का कि मैंने ये बनाया हुआ और इतनी फीस में दे सकता हूँ, तो मैंने हर किस्म के लोगों को जो है ना वो जिम भी दिखा दिए। कराची का सबसे सस्ता जिम भी, और अगर आप कहेंगी कि महंगा जिम तो वो भी मैं सब कुछ जो है ना वो अच्छा अहमद थोड़ा सा बताएं, जो महंगे जिम होते हैं वहाँ आपने क्या नोटिस किया और जो सस्ते वाले जिम होते हैं वहाँ आपने क्या नोटिस किया? अब देखिए, महंगे जिम में एसी होता है। भाई आप तो इन्फ्लुएंसर हैं, आप कह सकते हैं। महंगे जिम में देखिए जी एसी होता है और सस्ते जिम में एसी नहीं होता। सही, वो लगे हुए होते हैं। सही। एक मशीन पे 4 लगे हुए होते हैं। जैसे एक ने छोड़ी, पता चला दूसरा आगे बैठ गया, तीसरे को पता ही नहीं चला। और हाइजीन का ख्याल भी जो है ना वो भी डिफरेंस आ जाता है। हाइजीन का डिफरेंस भी आ जाता है। बिल्कुल, हाइजीन का बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। और लेकिन ऐसा नहीं है कि जो छोटे जिम्स होते हैं, छोटे जिम्स के कहने का मतलब ये है कि जिनकी फीस कम होती है, तो क्लैरिफाई कर देते हैं हम यहाँ पे। तो जिनकी फीस कम होती है वहाँ पे भी मैंने बहुत खूबसूरत हाइजीन देखी है, बड़ी साफ सुथरे जिम्स देखे हमारे कराची में, हमारे पाकिस्तान में। इस शोबे में बहुत ज्यादा काम हो रहा है और इसमें बहुत अवेयरनेस आ रही है। अगर आप कहेंगे ना कि ग्रास रूट लेवल से आ रही है, ग्रास रूट लेवल। अब यंगर जनरेशन जो है, अभी मैं कल एक जिम में गया हुआ था, उस बच्चे ने बड़ी खूबसूरत सी बॉडी बनाई हुई थी। मैंने बोला बेटा कितने साल के हो? तो बोलता है अहमद भाई मैं 15 साल का हूँ। अच्छा, 15 साल? इतना क्रेजी 15 साल? मुझे बोल रहा है मैंने इवेंट भी खेलना है। अच्छा, तो मुझे बड़ी खुशी भी हुई कि एटलीस्ट हमारी यूथ जो है वो इस तरफ आ रही है। और जाहिर सी बात है कि सबा अभी से अगर मेहनत करना शुरू करेंगे, आज से 5-6 साल बाद तो आपको पता है कि मुल्क को रिप्रेजेंट कर ही जाएंगे, नहीं तो नेशनल लेवल पे खेल ही जाएंगे। तो बस वो कोशिश है कि बीज बोरे, जब गुलदस्ता बनेगा तो खुशी आपको भी होगी, मुझे भी होगी और हमारे प्रोड्यूसर्स को भी। सही, बिल्कुल। और पाकिस्तान के लिए जब कोई काम करता है ना और दिल से काम करता है तो डेफिनेटली बड़ी ज़्यादा खुशी होती है। अच्छा ये बताएं कि आप खुद क्योंकि जिम और ये सारी चीज़ें बड़ा कवर करते हैं, तो इस हवाले से थोड़ा सा बताएं कि आपने खुद क्या एज्यूम किया कि फ़िट कैसे रहा जा सकता है, क्योंकि जो लोग आपके सामने ये सारी एक्टिविटी कर रहे होते हैं, जिम कर रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, तो आप थोड़ा सा लोगों को भी गाइड करें कि भाई कैसे अपने आप को फिट रखा जा सकता है। क्योंकि आप देखें यूजुअली इतने यंग लड़के होते हैं या इतनी यंग जनरेशन होती है और वो लेथार्जिक हैं, मतलब सुबह देखें तो वो लेथार्जिक हैं, आप दिन में बात कर लें तो लेथार्जिक हैं, पता नहीं किस बात की लेजीनेस है। क्या आपको क्या इशू लगता है कि हमारी जो यूथ है वो किस चीज़ से लैक करती है फिटनेस के मामले में? सब वेरी नाइस क्वेश्चन। और
बल्कि मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि इतने जो है ना वो मुझसे ऐसे सवाल हो रहे हैं ताकि कुछ सीख पाए। दिस कैमरा जी बिल्कुल, तो लोग हमसे सीख पाए। अच्छा, आपके कमिंग टू द पॉइंट, आपका जो सवाल है लिथार्जिक वाला, ये बड़ा कॉमन सा इशू है। मतलब सारा दिन आप लेजी सा फील कर रहे होते हैं, मतलब बगैर किसी वजह के। सभा, अब जहाँ तक कि मैंने देखा है कि एक तो लोगों का जो सोने का जो अब टाइमिंग है ना वो अब थोड़ी सी सेटल नहीं है। रात को 2, 2:30, 3 बज जाएंगे सोते अर्ली मॉर्निंग अगर आप 9 बजे, 8 बजे, 7 बजे भी उठ रहे हैं तो आप तो 4 घंटे की नींद आपने ली है, टेक्निकली 8 घंटे की नींद आपको लेनी होती है। ठीक है, फिर अच्छा, अब जब रात 2:30 बजे तक हम जाग रहे होते हैं तो जाहिर सी बात है भूख भी लगेगी। कुछ ना कुछ बिल्कुल, आपकी एपेटाइट इंक्रीज होगी, आप खाएंगे। आ गया, अब हमने खा लिया, अब खा लिया और उसके बाद हमें नींद आ गई। अब हम सो गए, रेस्ट में चले गए, तो वो तो खाना जो है वो हमारे पेट में रखा हुआ है, डाइजेस्ट तो नहीं हुआ। टेक्निकली फिर वो क्या करेगा, कैलोरीज प्रोड्यूस करना शुरू हो जाएगा। सही, अर्ली मॉर्निंग जब भी हम उठेंगे तो उसके बाद प्रोसेस जो है फिर वो दोबारा चलेगा डाइजेशन का। सही, तो वो कैलोरी पूरी रात प्रोड्यूस करता रहा और वो हमारे जो है ना वो ओपेसिटी बढ़ती गई टेक्निकली। ठीक है, तो एक तो बड़ी रीजन ये है। दूसरी बात ये है कि अब लाइफ थोड़ी सी तेज है यहाँ पे, बहुत तेज है भाई, बहुत तेज है। हर कोई काम में लगा हुआ है और माशाल्लाह से हम लोग हैं भी बड़ी मेहनती कौम है। और उसमें जो है इस दौरान कहीं ना कहीं हम इतना थका के घर से, ऑफिस से घर आते हैं कि हमें टाइम नहीं मिलता कि हम लोग जो है ना वो एक्सरसाइज कर पाए। तो जितनी भी यूथ है जो भी मुझे देख रहे हैं, लेडीज और जेंटलमैन, तो मैं उनको ये कहूंगा कि वॉक जरूर करें, एटलीस्ट वॉक जरूर करें, बिल्कुल 40 मिनट्स दें। और उसके अंदर आप देखेंगे कि जब पसीना बहाएंगे, इधर आप जिम नहीं जा रहे तो वॉक कर लें, घर की गली में कर लें, पार्क्स में कर लें। सही, बस इसको अपना वो रखें, इंशाल्लाह बेहतर होगा। अच्छा, पता है क्या होता है अहमद, कि जब लोग फिट नहीं रहते, लोग अपनी फिटनेस का ख्याल नहीं करते, और जिस तरह से भी बात की ना अहमद ने कि वॉक ज़रूर करें, अपने जो स्लीप साइकिल है उसको बेहतर करें, क्योंकि जब आप खुद 4 घंटे सो रहे हैं, जब आप सुबह सोकर उठते हैं और आप कहीं काम पे जा रहे हैं या नहीं जाते हैं या घर में रहते हैं, तो बाकी लोगों का क्या कसूर है कि आपका मूड ख़राब है, उससे दूसरे इफेक्ट होते हैं। क्योंकि अगर आप मेंटली फिट नहीं होते, फिजिकली फिट नहीं होते ना, तो इसका असर आपके बॉडी के अलावा आपके सराउंडिंग पे पड़ता है, आपका मूड ऑफ रहता है। आप अपने किसी ऐसे फ्रेंड को कॉल करें जिसकी नाइट जॉब होती है, और अगर आप उससे सुबह के टाइम पर बात करें या आप उससे अर्ली मॉर्निंग के बाद जब वो घर जा रहा है उस वक्त बात करें, उसका शदीद मूड ख़राब होगा। वो कहेगा मैं बहुत थका हुआ, मुझे बात नहीं करनी, यहाँ चिड़चिड़ापन होता है ना। तो ये डिफरेंस है आपके लाइफ साइकिल का, कि अगर आपका रूटीन अच्छा है तो आपका मूड भी अच्छा है। बिल्कुल ऐसा ही। इस बात से कितना अग्री करते हैं आप? कह सकते हैं। और बिल्कुल ऐसा है भी। रूटीन अगर मैनेज हुई है और दिन का आगाज बहुत अच्छा हुआ है, अच्छी नींद है, अच्छा खाया पिया हुआ है, सही, बड़े खुशगवार मूड में गए, सब फिर अच्छे लगेंगे, exactly, 3 घंटे सो के और मैं ऑफिस पहुंच जाऊं और ऑफिस की रूटीन बड़ी सख्त हो, तो मैं डिलीवर कर नहीं पाऊंगा, और डिलीवर नहीं कर पाऊंगा तो सुननी पड़ेगी, तो फिर आपको पता मूड तो सारा दिन चिड़चिड़ा रहेगा। तो समझ ये है कि इसके साथ हम एक चीज और भी ऐड करते हैं, डाइट बड़ा मेन फैक्टर। डाइट, यस, आपको जो है उसको, हमारी जो देखने वाले हैं उनको ये कि कोशिश करें कि अपनी डाइट को ना बैलेंस करें। अब जंक अगर कंपैरेटिवली देखें, अगर हम एक वैसे कंपैरिजन भी करते हैं, 50% ऐड हो चुका है हमारी डाइट में एटलीस्ट। सही। अगर 15% 50% अगर जो है हम वो अच्छा खाना खा रहे तो 50% जंक है मेरी लाइफ में तो एटलीस्ट है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है ना, तो हमें इसको जो है ना वो थोड़ा सा करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि अपनी डाइट को आप किस तरह लेते हैं। सब्जियां ऐड करें इसके अंदर, फ्रूट्स ऐड करें। अब आप मुझे खुद बताइए सबा, आपने फ्रूट कब खाए थे लास्ट टाइम? मैंने कब खाए थे? सोचना पड़ रहा है। यस। भाई ने कब खाए थे? भाई कब खाए थे आप लोगों ने फ्रूट? तो सोचना पड़ रहा है। अब मैं पूछूं ना, आपने जिंगर कब खाया था या फिर मैंने जिंगर कब खाया था? कल रात। भाई ने भी खाया जिंगर, मैंने कल रात को खाया था। यस, यू आर राइट। ये देखें ना, अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा। ठीक है, सही। आपने डाइट करनी है, डाइट अगर नहीं भी करनी तो क्लीन फूड तो खा सकते हैं एटलीस्ट। हाँ, क्लीन फूड खा सकते हैं, बिल्कुल सही। आपने वो करना है और आपने वॉक करनी है। ठीक है। तीसरा, अगर आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है या थोड़ा सा भी टाइम है, 1-आधा घंटा निकलता है, आधा घंटा भी निकलता है, गो टू द जिम, एक्सरसाइज करें, पसीना बहाएं, फिट रहे।
फिट रहें। अच्छा, जो लोग चाहते हैं कि वो प्रॉपर जो है वो जिम ज्वाइन करें, जो लोग चाहते हैं कि वो प्रोफेशनली भी, जैसे बॉडी बिल्डर्स होते हैं या इनके कॉम्पिटिशंस भी होते हैं, तो उसमें आना चाहते हैं, उन लोगों के लिए स्पेशल क्या टिप है, उनका लाइफस्टाइल कैसा? वेरी नाइस क्वेश्चन अगेन। अब देखें, स्टार्ट जो होता है ना प्रोफेशनलिज्म का, मैं कहता हूँ कि इंसान एम बहुत पहले से बना लेता है। किसी भी आपने, जैसे मैंने पहुंचना था, मतलब इतनी फॉलोइंग भी करनी थी या फिर मुझे इंटरनेशनली भी जाके लोगों को दिखाना था, तो शायद मैंने आज से 5 साल पहले ये सब सोच लिया था कि मैंने इस तरीके से चलना है, ये दिखाना है, ऐसे करना है, ठीक है। तो एक गोल भी तो एक चीज का नाम है। तो फिर गोल, जब आपके स्टैंडर्ड सेट, आपने गोल सेट कर लिया, अब बच्चे जो हैं, कमिंग टू द पॉइंट, बड़े हम इसको इजी वे में बता देते हैं कि स्टार्ट तो अगेन एक जिम से ही होता है। बच्चा गया वहाँ पे, ट्रेनर को देखता है, वो ट्रेनर बहुत अच्छा है, बॉडी बिल्डर है, ट्रेनर गोल्ड जीता हुआ है, ट्रेनर सिल्वर जीता हुआ है, ट्रेनर नेशनल जीता हुआ है या डिस्ट्रिक्ट जीता हुआ है, सही। तो एक उसको एक अट्रैक्शन होती है अपने कोच से। फिर वो कोच को बोलता है कि बॉस आपने जैसे खेला तो मैंने भी खेलना है, राइट। जैसे उसने छोटा सा कॉन्टेस्ट खेल लिया, अब हमारे कराची के डिवीजन है, फर्ज करें सेंट्रल है हमारा, साउथ है, फिर ईस्ट है, इसकी डिवीजनिंग हुई हुई है, तो ईस्ट अलग होगा, साउथ अलग होगा। उसने अपने डिस्ट्रिक्ट में रह के सबसे पहला इवेंट खेला उसने डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है। अगर उसके जिम में जिम हो रहा है तो मिस्टर जिम खेल लेगा, वरना वो इवेंट खेलेगा डिस्ट्रिक्ट का। डिस्ट्रिक्ट का खेला, उसने देखा कि यार मैं तो यहाँ पे जीत गया हूँ, मेडल मिल गया है मुझे, और जाहिर सी बात है कि अचीवमेंट जब स्टेज पे मिलती है तो बड़ा मजा आता है उसका। तो उसने वो जीता, वो बोलेगा यार अब मैंने ये खेल लिया, तो अब मैं एक काम करता हूँ, मैं सिटी लेवल पे खेल लेता हूँ। फिर वो सिटी पे कम्पीट करेगा, सिटी पे कम्पीट, ठीक है। सिटी जीत गया वो जी, वो अच्छा जी, उसके कोच ने भी बोला, उसको मोटिवेट किया, देखो यार अगर तुम डिस्ट्रिक्ट भी जीत गए हो, सिटी भी जीत गए हो, तो आप सिंध भी जीत सकते हो, सिंध भी जीत सकते हो, वो किसी भी उसका प्रोविंस का हो, वो भी जीत सकता है। अच्छा जी, प्रोविंस जीत गया, अब बोला क्या, अब खेलूंगा पाकिस्तान लेवल का। उफ, बड़ा मुकाबला, बड़े एथलीट्स, बड़ी प्रेजेंटेशन, बहुत टफ उसकी तैयारी, इतनी सख्त तैयारी होती है ना बॉडी बिल्डर्स की, आपको मैं यकीन माने, बॉडी बिल्डर बनना बहुत, मैं कहता हूँ जज्बे का काम है, उसमें ना बड़ा पैशन चाहिए, चाहिए। आपको मैं क्या बताऊं कि कितना कंट्रोल करते हैं ये डाइट। अब मैं खा रहा था बैंकॉक में, मजेदार खाने, लेकिन ये जो बॉडी बिल्डर्स हमारे साथ गए थे ना, वहाँ आप कवर कर रहे थे, उनके ऊपर क़यामत टूट रही थी, वो कंट्रोल कर रहे थे, बॉयल एग्स ढूंढ रहे थे वहाँ पे, और बॉयल चिकन ढूंढ रहे थे, बॉयल चिकन बिल्कुल रूखी सूखी। पानी, अगेन इवेंट से 3 दिन पहले पानी बिल्कुल हम लोग खत्म कर देते हैं, बॉडी ड्राई दिखती है, उससे शार्पनेस आती है बॉडी के अंदर। अच्छा जी, 3 दिन से वो पानी एक एक घुट पीते हैं, तो वो इतना सख्त होता है। एट द एंड ऑफ द डे जब फिर वो मेडल जीतते हैं तो फिर सारी वसूल हो जाती है, वो सारी मेहनत वसूल हो जाती है। ये है, चलिए जी, इतना ही टफ है ये सारा कुछ, इतना आसान नहीं होता अचीव करना। हर चीज़ के पीछे आपकी मेहनत, पैशन, इंटेंशन और कंसिस्टेंसी जो है ना, उसकी बड़ी ज़रूरत होती है। बहुत शुक्रिया अहमद, आप हमारे शो पर आए, और अहमद ने हमें आके ना बहुत सारी ऐसी टिप्स बताई, बहुत सारी ऐसी चीज़ें शेयर की जो कि वाकई लोगों के काम आएंगी डेफिनेटली। तो शो में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर मिलवाएंगे आपको एक और अहम पर्सनैलिटी से, और आपको बताएंगे कि आप जर्मनी कैसे जा सकते हैं। वेलकम बैक। तो जनाब, हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि आपके जो मसाइल हैं उनका हल निकले, चाहे आप मुल्क से बाहर जाना चाहते हो या फिर यहाँ पर आप जॉब की तलाश में हो, तो डेफिनेटली हम आपके साथ में ऐसे टॉपिक्स शेयर करते हैं जो आपके बहुत ज़्यादा काम आए। आज हम बात करने लगे हैं जर्मनी के हवाले से, कि जो लोग जर्मनी जाना चाहते हैं, जो लोग वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, वहाँ की पॉलिसी के हवाले से जानना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे और आपके शाजिब भाई। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं शाजिब भाई? आज क्या पॉलिसी आप हमें बता रहे हैं, और सस्ता और आसान तरीका जो है वो आपने बताना है आज जर्मनी जाने का। ये पहले आपने स्टार्ट करना है, पहले थोड़ा सा पॉलिसी के हवाले से बता दें कि कैसे अप्लाई किया जा सकता है जर्मनी का वीज़ा। अच्छा, लोगों के ख्यालात ये होते हैं जॉब के हवाले से, जो सबसे ज़्यादा क्यूरीज आती हैं स्टूडेंट वीज़ा और इमिग्रेशन की तो आती है, लेकिन जॉब के हवाले से अक्सर लोग परेशान होते हैं कि पाकिस्तान में जॉब कैसे मिलेगी, या इंटरनेशनली अगर हम कोई रिकग्नाइज जगह पे जाके जॉब करना चाहें तो कैसे मिलता है जॉब। तो जर्मनी चूँकि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है और बहुत सारे लोगों का ख्वाब होता है, क्योंकि यूरोप का एक टॉप रेटेड कंट्री है जिसकी इकॉनमी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, और वहाँ का शेंजन कंट्री के अंदर, क्योंकि उसका नाम भी आता है, 27-28 कंट्रीज़ का आपको डायरेक्ट वीज़ा भी मिल जाता है। अगर आपको किसी जर्मनी का कोई भी वीज़ा अगर आपको मिल रहा है, आपको एक्सेस मिलता है, तो इस हवाले से बड़ा प्रोमिनेंट है जर्मनी। और जर्मनी में अगर जॉब्स के हवाले से बात की जाए और नौजवानों की बात की जाए जो कि पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं अच्छे मार्च के लिए और मुख्तलिफ अपने ज़ाहिर अपने फ्यूचर प्लान्स को अपने फुलफ़िल करने के लिए, तो जर्मनी उनके लिए बहुत बेटर ऑप्शन है।
जर्मनी में हम सबसे पहले आज बात करते हैं जॉब्स के हवाले से। हाँ। क्योंकि जॉब्स अभी जर्मनी ने एक सिलसिला ये किया कि जर्मनी में पहले एक नाम था जॉब सीकर वीज़ा के नाम से। अच्छा, जॉब सीकर। आप जाएं पाकिस्तान से या किसी भी कंट्री से जाएं, ये है नॉन यूरोपियन वीज़ा, यानी कि नॉन यूरोपियन जो कंट्रीज के एप्लीकेंट्स हैं या सिटीजन्स हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इट मीन्स पाकिस्तानी जो नौजवान है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, उन्होंने पहले इसको जॉब सीकर का नाम दिया था, लेकिन 2024 के जून में इसकी नई पॉलिसी अनाउंस हुई। अच्छा। जिसमें उसका नाम उन्होंने चेंज कर दिया। उन्होंने उसको नाम दिया चांसन कार्ड है, जो कि जर्मन एक वर्ड है। हाँ। और इसको कहा जाता है अपॉर्चुनिटी कार्ड, यानी कि अब आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि अब आप जर्मनी जा सकते हैं। हाँ। 2 सहूलियात उसमें दी गई। पहली सहूलत ये दी गई कि आपको किसी जर्मन लैंग्वेज की जरूरत ही नहीं है। अच्छा। जॉब के लिए पहली इंपॉर्टेंट चीज। हाँ। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इसमें आपको किसी भी किस्म का कोई और फाइनेंशियल बैकग्राउंड या कोई भी एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप की इसके अंदर जरूरत नहीं है। हाँ। यानी कि आपको अब जरूरत ही नहीं है कि आप वहाँ के किसी एम्प्लॉयर को ढूंढें। हाँ। और फिर वहाँ जाके आप जॉब स्टार्ट करें। अच्छा। आपके पास जबरदस्त चांस है कि आपके पास आप पाकिस्तान से कोई भी स्किल्स रखते हैं, उसकी 4 रिक्वायरमेंट्स, बहुत छोटी सी रिक्वायरमेंट्स, अगर आप वो मीट करते हैं तो आप सुकून से ये जॉब सीकर वीज़ा, जो कि अब चांसन कार्ड होगी, आप जो इसको आराम से अप्लाई कर सकते हो। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो 14 ईयर्स एजुकेशन। यानी कि नौजवानों को अगर बताया जाए तो जिसने DAE भी किया हुआ है, जो हम नॉर्मली मैट्रिक के बाद 3 साल का डिप्लोमा कर लेते हैं, वो लोग भी एलिजिबल हैं इसमें। और जिसने BA BCom भी किया हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ नॉर्मली जो लोग अप्लाई करते हैं उनकी 16 ईयर एजुकेशन ज़रा कम होती है, जो कि बैचलर्स या मास्टर्स कहलाती है इंटरनेशनली। लेकिन जिसने BA BCom किया हुआ है, ये उन लोगों के लिए भी है प्रोग्राम। तो वो ये पहली रिक्वायरमेंट मीट करेंगे। दूसरी रिक्वायरमेंट, आपका रेलेवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस हो। अच्छा। जैसे अगर आपने BCom किया हुआ है और अगर आप अकाउंट्स या फाइनेंस के से ताल्लुक रखते हैं या आप कस्टमर सपोर्ट में कोई जॉब कर रहे हैं, तो आपका अगर 2 इयर्स का वर्किंग एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल हैं इसके लिए। सही। तीसरी रिक्वायरमेंट इसकी है लैंग्वेज की, जो कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, नॉट जर्मन लैंग्वेज। यानी कि आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, जो कि नॉर्मली हम आइल्स करते हैं, आइल्स एक्सेप्टेबल है। 5.5 से 6 बैंड्स आप, जो कि नॉर्मली एवरेज किसी भी स्कूलिंग, इंग्लिश स्कूलिंग किसी की हुई होती है मैट्रिक इंटर की, तो वो 5.5 से 6 बैंड्स नॉर्मली ले लेता है आराम से। 4th रिक्वायरमेंट इसकी ब्लॉग अकाउंट की। आपको ब्लॉग अकाउंट क्रिएट करना है जी। तकरीबन 6,500 यूरो का ब्लॉग अकाउंट, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 18 से 20 लाख रुपए का बनता है। और जो आपने सिर्फ शो करने हैं और ये आपकी काम आने वाली चीज़ है। ये तो आपने पॉलिसी और पॉइंट्स बता दिए। अब हम बात करते हैं ऐसे लोगों की जिनके पास पैसे तो नहीं है लेकिन वो जर्मनी जाने के शौकीन हैं। तो अब आप कहेंगे कि भाई ये आप हमेशा ही बात कर रही होती है कि भाई उन लोगों के बारे में बताएं जिनके पास पैसे नहीं है और वो जर्मनी जाना चाहते हैं। अब जिनके पास पैसे हैं तो वो बिल्कुल, हमारे जो है ना कमेंट्स भी आ रहे होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में कि भाई आसान हल बताएं, आसान तरीका बताएं। तो आप ऐसे लोगों को क्या सजेशन देंगे जिनके पास पैसे नहीं हैं और उनको जर्मनी जाना है? क्या उनको यहाँ से जॉब वीज़े पर अप्लाई करना चाहिए ताकि उनको कम बजट में उनका काम हो जाए? उनके लिए आसान रास्ता बताएं। अच्छा, जर्मनी जाने का सस्ता और आसान तरीका क्या है? अच्छा, इससे भी और एक आसान तरीका है। वो तरीका क्या है कि जर्मनी ने 2024 में जब ये इसको प्रोग्राम को चेंज किया तो एक वेबसाइट उन्होंने लॉन्च की, जर्मन की ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका नाम है makeitingermany.com। अच्छा। अगर हम इस वेबसाइट पे जाते हैं तो तकरीबन 4 लाख से ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल हैं। ओके, ठीक है। अच्छा, आप सबसे पहले अपने स्किल्स के एतबार से वहाँ जाके जॉब सर्च करते हैं। आप अच्छा सा CV डिज़ाइन कर लें जो यूरोपास CV कहलाता है। जर्मनी में या जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं उसमें यूरोपास CV जो है वो आपका एप्लीकेबल होता है। आप मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं, आप इंटरनेट से जाकर अपना यूरोपास CV बना लें, नहीं तो आप हमसे हेल्प सपोर्ट लें। उसमें आपने यूरोपास CV बना ली, कवर लेटर बना लिया। अब आपने अपनी वहाँ पे जॉब सर्च करनी, बहुत आसान टूल उस जो वेबसाइट पे दिया हुआ है। आप अपनी जॉब सर्च करें, एम्प्लॉयर को कांटेक्ट करें, एम्प्लॉयर्स आपके साथ इंटरव्यू शेड्यूल करेंगे। अच्छा। क्योंकि ये तमाम इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स के लिए ही जॉब्स हैं, ये नेशनल्स के लिए नहीं है। तो इट मींस कि ऐसा नहीं है कि आपको उस पर अप्रोच नहीं किया जाएगा। आपको अप्रोच भी किया जाएगा, आपको इंटरव्यू की कॉल्स भी आएंगी एंड देन वो आपसे जूम पे आपसे साथ जो आपके साथ पहला मीटअप करेंगे और आपका इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। अगर आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है तो आपको ऑफर लेटर मिल जाएगा, जॉब एम्प्लॉयमेंट लेटर जब मिल जाएगा एंड देन उसके बाद आप जब वीज़ा फाइल करेंगे उसमें किसी किस्म की जो मैंने आपको ब्लॉक अकाउंट की बात बताई है या बैंक स्टेटमेंट की या किसी भी तरह की शो मनी, ये कुछ भी नहीं करना पड़ेगा आपको। और आपकी फ्रॉम द डे वन आप पाकिस्तान से जब ट्रैवल करेंगे तो आप और इत्मीनान से पहले दिन से आप उसी एम्प्लॉयर के साथ कनेक्टेड होंगे और आपको इसमें कोई भी अमाउंट की स्पेंडिंग नहीं हो अनटिल अनलेस सिर्फ आपको हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना होता है जो कि 20-25 हज़ार रुपये का हेल्थ इंश्योरेंस होता है। 1 साल का आपको जर्मनी का लेना है और वीज़ा फीस है, आपको वीज़ा फीस पे करनी है।
तो नॉर्मली इसमें आपका तकरीबन 1 लाख रुपए के अंदर पूरे एक्सपेंस में आपको सिर्फ वीजा फीस पे करनी है, हेल्थ इंश्योरेंस। तो टोटल एक्सपेंस कितना आ जाएगा इसमें? 1 से 2 लाख रुपए का टोटल एक्सपेंस। 1 से 2 लाख रुपए में आप जर्मनी जा सकते हैं और ये तरीका आपको शाजिब भाई ने बताया। आई थिंक ये बहुत ज़बरदस्त जो है ना वो तरीका बताया, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इस पर मजीद भी बात करेंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद थोड़ी देर में वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक। तो भाई 1 से 2 लाख रुपए में आप जर्मनी जा सकते हैं और इसका पूरा प्रोसेस जो है वो भी शाजिब भाई ने बताया। मैं चाहूँगी शाजिब भाई जल्दी से जो है वो आप ये वाला 1 से 2 लाख रुपए में जर्मनी जाने वाला जो प्लान है वो लोगों को जल्दी से बता दें, फिर हम स्टूडेंट वीज़ा की बात करेंगे। अच्छा, ये तो मैंने प्रोसेस गाइड कर दिया कि अप्लाई किस तरीके से करेंगे उन जॉब्स के ऊपर, और वहाँ से हमने ऑफर लेटर ले लिया। हाँ। अब जो नेक्स्ट स्टेप होता है, नेक्स्ट फेज होता है, वो नॉर्मली वीज़ा अप्लाई करने का होता है। वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस में कोई बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि जब आपका एम्प्लॉयर एक दफ़ा आपको स्पॉन्सरशिप दे देता है, हाँ। तो नॉर्मली जो वीज़ा एप्लीकेशन चेकलिस्ट इंटरनेट पे पड़ी हुई होती है, जिसमें नॉर्मली आपको हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस लगाना होता है, अपनी बुकिंग्स, रिजर्वेशंस कुछ लगानी होती हैं, और अपने एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स के साथ आपके कहीं पर भी जो आपकी करीबी एम्बेसी है, जैसे कराची में कॉन्सुलेट काम कर रहा है जर्मनी में, जर्मनी जो एम्बेसी इस्लामाबाद के अंदर, आपने वहाँ से अपॉइंटमेंट लेना है, आपने अपॉइंटमेंट लेकर डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, 1 महीने में आपका वीज़ा आ जाता है, आपके पास स्टिकर पेस्टिंग हो जाती है, आप वहाँ जाके अपनी जो ट्रैवलिंग करते हैं एंड देन अपनी वहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, बैंक अकाउंट खुलवाते हैं, एम्प्लॉयर के पास जाके अपनी वहाँ पर आप जो अपनी ओरिएंटेशन आप अपनी स्टार्ट लेते हैं, तो आपकी एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट हो जाती है। तो ये एक सही तरीक़ेकार है कि क्योंकि अभी जर्मनी चाह भी रहा है कि वो मुख्तलिफ इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स को बुलाए जो कि नॉन यूरोपियंस हैं, और मैं समझता हूँ कि कम कॉस्ट के अंदर अगर कोई जाना चाहते हैं तो बड़ी ज़बरदस्त वेबसाइट्स हैं जर्मनी की, और आजकल जर्मनी बड़ा उनको इंटैक्ट करने की कोशिश भी कर रहे हैं इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स को। तो अगर आपके पास स्किल्स हैं, आप मनवाना अपने आप को जानते हैं, और इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इंटेंट लेटर। इंटेंट लेटर एसओपी नॉर्मली कहलाता है, मोटिवेशनल लेटर। आपको बताना है कि मेरे अंदर क्या मोटिवेशन है वहाँ जाने की, मैं कैसे रेलिवेंट हूँ अपने जॉब से, मैंने कितनी जॉब्स अभी तक सर्च कर ली हैं। तो उसकी एक और ज़बरदस्त टिप है मेरे पास कि आप मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे जाके जॉब्स जो अप्लाई करेंगे उसके स्क्रीनशॉट्स ले लें। उसकी कोई एक्नॉलेजमेंट्स आती हैं अगर आपके पास ईमेल पे, तो आप उसके स्क्रीनशॉट ले लें और वो आप अपने इंटेंट लेटर के साथ लगा दें, ताकि जो केस ऑफिसर जब आपका वीज़ा आप अप्लाई करेंगे, केस ऑफिसर आपका केस रिव्यू कर रहा होगा, उसका ज़बरदस्त इम्पैक्ट आता है। केस ऑफिसर समझ रहा होता है कि आप वाकई एक जेन्युइन एप्लीकेंट हैं और आप जाना चाहते हैं, और आपने कोई होमवर्क वहाँ से जाने से पहले, हमारे नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि जब वहाँ उस कंट्री पहुंच जाते हैं, अब फ्रॉम द डे वन स्क्रैच से अपना सोच रहे होते हैं कि आज की डेट में क्या करना है। होमवर्क, आप अपने एम्प्लॉयर्स की लिस्ट निकालें, आपके पास सीवी कवर लेटर रेडी हो, आपने पहले से कहीं ना कहीं किसी एम्प्लॉयर्स के साथ अटैच हुए हो, आपके पास एक वीज़ा भी मौजूद है, आप बता दें कि भाई मैं इस डेट पे ट्रैवल कर रहा हूँ जर्मनी, आप मेरे साथ इंटरव्यू शेड्यूल कर लीजिए। तो ये जो तरीक़ेकार होगा ना, तो उससे फ़ायदा ये होता है क्योंकि आप किसी फर्स्ट कंट्री पे जाते हैं, पर डे के एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हो रहे होते हैं आपके, बहुत ज्यादा हो रहे होते हैं। आप ज़ाहिर मंथली बेसिस पे कोई होटल ले रहे होते हैं, आपका फूड एक्सपेंस, अकोमोडेशन। तो अगर आप फ्रॉम द डे वन एक होमवर्क करके जाएंगे ना, तो मेरा ख्याल है वहाँ जाकर आप ब्लैंक नहीं बैठे होंगे फ्रॉम द डे वन। सही, सारा होमवर्क करके जाएं, आप वहाँ पर प्लानिंग से जाएंगे, तो मेरा ख्याल है वो ज़्यादा आसान रहेगा, वो ज़्यादा आसान रहेगा। अच्छा, स्टूडेंट वीज़ा। अच्छा, अगर हम जर्मनी के स्टूडेंट वीज़ा की बात करते हैं तो जर्मनी में 2 तरह के स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई होते हैं। अगर हम प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, अगेन पहले थोड़े खर्चे वाली बात कर लेते हैं, नहीं, खर्चे आप यहाँ मौजूद हैं तो कम खर्चे वाली बात करेंगे ना, तभी तो हमारे स्टूडेंट्स जा सकेंगे। हम फिर बात करते हैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज की। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में 100% स्कॉलरशिप है जर्मनी की, लेकिन उसका 2 क्राइटेरियाज हैं। अगर अगेन आपके पास मेरिट अच्छा है, आपका आइल्स का स्कोर बहुत अच्छा है, आपका CGPA या आपका ग्रेड बहुत अच्छे हैं, तो आपके गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन हो सकते हैं। बहुत सारी मल्टीपल जर्मन यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको 100% स्कॉलरशिप देती हैं, आपको कोई फीस उसमें नहीं पे करनी है, अगेन सिर्फ वीज़ा फीस आपने पे करनी है। ऑफर लेटर तक का जो तरीका है उसमें यह है कि मुख्तलिफ फोरम्स हैं जर्मनी के, आप उस पर अप्लाई करें, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करें, आपने अपने सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स विद द आइल्स और अच्छा ग्रेड अगर आपके पास मौजूद है, 80+ % है या आपका 3.5 से अबव CGPA है, जो आपके आइल्स के स्कोर्स अगर बहुत अच्छे इंप्रेसिव आए हैं, तो आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज टारगेट करेंगी, आपको अनकंडीशनल ऑफर लेटर भी भेजेंगी। आपके पास अनकंडीशनल ऑफर लेटर आ गया, आपको फीस तो कोई पे नहीं करनी है, सिर्फ आपने उसके बाद सिर्फ वीज़ा फाइल करना है। तो वो तमाम व्यूवर्स जो कि बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट के अंदर जाना चाहते हैं, तो जर्मनी अगेन एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। और अगेन जैसे मैं हमेशा बताता हूँ कि किसी भी स्टूडेंट वीज़ा पे जाने के लिए अगेन अगर हम जर्मनी की भी बात करते हैं, तो स्टूडेंट वीज़ा में एक दफ़ा आप एंटर हो गए ना जर्मनी में, तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज मल्टीपल भी आगे जाकर, जैसे आपकी स्टडीज कंप्लीट हुई, आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिल जाएगा, वर्क परमिट मिला एंड देन उसका रेजिडेंसी आपको मिल जाएगी, रेजिडेंसी मिली, सिटीजनशिप मिल जाएगी। अच्छा शाज़िब भाई, व्हाट डू यू प्रेफर कि लोगों को, स्टूडेंट्स को स्पेशली स्टूडेंट वीज़ा पे जाना चाहिए, या आपने एक और अभी जो ऑप्शन बताया था कि अगर वो जॉब सीकर इंटरव्यूज़ के लिए जाते हैं उस पर जाना चाहिए,
कौन सा जो है ना वो रास्ता इख्तियार करना चाहिए, कौन से प्रोसेस को जो है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। अगर वो मैट्रिक और इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं, हाँ, तो मेरी रिकमेंडेशन होती है कि वो स्टूडेंट वीज़ा पे जाएं। स्टूडेंट वीज़ा क्योंकि जॉब के लिए अगर अभी जाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा मैट्रिक और इंटर पास जो बच्चे होते हैं 16 साल से 18 साल की एजेस उनकी होती हैं और वो थोड़े से इमेच्योर होते हैं कि किसी कंट्री जाके जॉब सर्चिंग करेंगे। और पहली बात तो उसमें जॉब ज़रा कमी होती है उन एज ग्रुप्स की, या क्योंकि उनके पास ना तो DAE होगा एजुकेशन में, ना उनके पास BA BCom या कोई भी 14 ईयर्स एजुकेशन मौजूद होगी। सही। तो मेरा सजेशन उन लोगों को ये है कि जो मैट्रिक और इंटर पास हमारे व्यूअर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए स्टूडेंट वीज़ा का ऑप्शन बेहतर है और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज को टारगेट करें वो। सही। और अगर वो उनकी 14 ईयर्स से अबव कोई भी एजुकेशन है तो वो फिर उनके पास ये जो चांसन कार्ड वीज़ा है, अपॉर्चुनिटी कार्ड वीज़ा है, इस तरीके से भी अप्लाई कर सकते हैं। और जो दूसरा तरीका है कि डायरेक्ट जॉब पे अगर उनको यहीं से बैठ के अप्लाई करना है, वो उनके पास ब्लॉग अकाउंट का एक्सपेंस भी नहीं है शो करने के लिए। अच्छा, ब्लॉग अकाउंट में भी एक और ज़बरदस्त चीज़ है जर्मनी ने इस दफ़ा दी है, वो ये दी है कि अगर आपके पास वो पैसे नहीं भी हैं, तो आपका कोई रिलेटिव अगर जर्मनी में मौजूद है वो आपको स्पॉन्सरशिप दे सकता है। तो आपको जो 6,500 से 7,000 यूरो जो आपको ब्लॉक करने हैं, और अगेन ये भी आपका अपना ही एक्सपेंस होगा, ताकि आप वहाँ की इकोनॉमी पे फ्रॉम द डे वन बोझ ना बने। आप फ्रॉम द डे वन वहाँ पर तकरीबन 1100 यूरो के करीब आप अपने अकाउंट से एवरी मंथ अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये आपको आपका ही फायदा है कि आपको टेंशन नहीं होगी वहाँ पहुँच के मैं एक्सपेंस कहाँ से बेयर करूँगा। तो मेरा ख्याल है अगर ये स्टूडेंट्स के लिए भी ऑप्शंस हैं और प्रोफेशनल्स के लिए तो ये कितने दिन में जब ये स्टूडेंट्स जो है वो वीज़ा सबमिट करवाने के लिए प्रोसेस करते हैं बिल्कुल, और उसके अंदर जाते हैं इस पूरे प्रोसेस के अंदर, तो कितने दिन में जो है वो वीज़ा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और लोगों को वीज़ा मिल जाता है? स्टूडेंट वीज़ा की जो कंप्लीशन है उसके टाइमिंग्स क्या हैं? अच्छा, एक और जैसे अब अगर हम सिर्फ कराची की बात करते हैं, इस्लामाबाद थोड़ा सा प्रोसीजर डिफरेंट है अपॉइंटमेंट्स का। कराची में जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो मेरिट सिस्टम पे नहीं होते हैं। अच्छा। उसमें ये है कि मतलब मेरिट सिस्टम से मतलब ये है कि इस्लामाबाद में जो होते हैं वो मेरिट सिस्टम पे कि आपने अपॉइंटमेंट उनका एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया अपॉइंटमेंट का, और आप क्यू में लगेंगे। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व नहीं है यहाँ पर, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है यहाँ पर। जो सिस्टम है कराची के अंदर, वो अपॉइंटमेंट्स आपको थ्रू एजेंट या तो लेने होते हैं, या फिर ये कि आपने जब भी अप्लाई किया और आपको अपॉइंटमेंट जो अगर आपको मिल जाता है तो तकरीबन 1 हफ्ते या 10 दिन के बाद का आपका एम्बेसी के अंदर अपॉइंटमेंट मिल जाता है। आपने जब डॉक्यूमेंट सारे गैदर कर लिए, आपने अपॉइंटमेंट ले लिया, अब जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो तकरीबन इस पूरे प्रोसेस के अंदर महीने से 1.5 महीना लगता है। नॉर्मली हमारे पास 35 से 40 डेज में हमारे एप्लीकेंट्स के पास कॉल्स या मैसेजेस आ जाते हैं कि अपना पासपोर्ट आप रिसीव अगर कोई मैट्रिक में है तो उसको यानी कि कोई 9th क्लास में है जी और मैट्रिक के बाद वो प्लान कर रहा है कि उसे जाना चाहिए, तो उसे कब अप्लाई करना चाहिए? या अगर कोई फर्स्ट ईयर में है और वो प्लान कर रहा है कि उसको इंटर के बाद जाना है, तो उसे कब स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना चाहिए? अच्छा, नॉर्मली होता है कि यूनिवर्सिटीज़ जो है वो कंडीशनल ऑफर लेटर उस कंडीशन में देती हैं। अच्छा। कि लेट्स से अभी आप फर्स्ट ईयर में हैं, क्योंकि अच्छी बात होती है कि आप प्री प्लान चल रहे हैं, प्रोएक्टिव आप अपनी वर्किंग कर रहे हैं कि अभी आपका इंटरमीडिएट का रिजल्ट नहीं आया है और आप प्लान कर रहे हैं कि मुझे अगर जर्मनी जाना है तो मैं होमवर्क क्या कर लूँ अपना उस टाइम पे। तो उस होमवर्क के लिए अप्लाई कर सकते हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ को। एक कहलाता है बोनाफाइड लेटर। बोनाफाइड लेटर कहलाता है, या जो है आप फर्स्ट ईयर की मार्कशीट की बेसिस पे आप एडमिशन अप्लाई कर देते हैं। सही। यूनिवर्सिटीज़ क्या करती हैं, अगर आपके ग्रेड्स अच्छे हैं तो आपको कंडीशनल ऑफर लेटर दे देती हैं। कंडीशनल ऑफर लेटर का मतलब ये होता है कि वो ये कहते हैं कि आपकी कंडीशन है कि जैसे आपका रिजल्ट आएगा और अगर वो परसेंटेज में मीट कर रहा है, जैसे हमारी जो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया परसेंटेज 70%, तो अगर आपका 70% मीट करता है सेकेंड ईयर में भी, तो हम आपको फिर अनकंडीशनल ऑफर लेटर दे देंगे। जैसे आप हमें सेकेंड ईयर की ट्रांसक्रिप्ट देंगे, हम आपको अनकंडीशनल दे देंगे। सही। तो अच्छी बात है कि हम प्रोएक्टिव अप्रोच रखें। और फिर उसके बाद अगर किसी को सर्टेन जो है वो रिजल्ट आ जाता है और वो अनकंडीशनल लेटर जो है उसको मिल जाता है, उसके बाद क्या प्रोसेस? उसके बाद सिर्फ वीजा अप्लाई करना है। वीजा अप्लाई करना। अनकंडीशनल ऑफर लेटर का मतलब ये होता है कि अब कोई कंडीशन नहीं है यूनिवर्सिटीज की तरफ से, आप तमाम एडमिशन की रिक्वायरमेंट्स को मीट कर चुके हैं और अब आप वीजा अप्लाई करने के लिए रेडी हैं। तो ये तो बड़ा गोल्डन चांस है इन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी फर्स्ट ईयर में है या 9th क्लास में है, तो वो अभी इसको अप्लाई कर सकते हैं। हमेशा से थोड़ा सा आप अपना जो मतलब प्रोएक्टिव चलें, आप अपनी आइल्स की प्रिपरेशन करके रखें इस ड्यूरेशन के अंदर, और दूसरा यूनिवर्सिटीज को टारगेट करना शुरू कर दें। भाई बहुत सारे लोग ये कहते हैं ना कि अगर आप आइल्स की प्रिपरेशन की तरफ जा रहे हैं तो नहीं भाई, यू हैव टू अपीयर इन द एग्जाम। ऐसा भी बहुत सारी जगहों पर होता है। ऐसा होता है कि वो पहले आइल्स की प्रिपरेशन करा लें और फिर वो कहें ठीक है 1 साल बाद अपेयर हो जाएं या 1.5 साल बाद अपेयर हो जाए, ऐसा कुछ असल में आइल्स का ड्यूरेशन 2 साल का है। तो 1-2 साल करने से तो पहले बेहतर ये है कि एग्जाम से अपना 1-2 महीने पहले कर लें। और क्यों मर्ज नहीं किया जाता उसको, क्यों थोड़ा सा डिफरेंट रखा जाता है, ताकि उनका फोकस अपने एग्जाम पे ही रहे।
एग्जाम पे रहे और फिर वो चेंजेस भी आते रहते हैं। चेंजेस भी आते रहते हैं क्योंकि आइट्स आप पूरे साल में कभी भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका फर्स्ट ईयर या इंटर का एग्जाम है तो वो स्पेसिफिक डेट में ही होना है, और अगर आपकी परसेंटेज जरा कम हो जाती है तो वो एकेडमिक आपके लाइफ टाइम आपके वही आपकी परसेंटेज रहती है। तो इसीलिए या तो एग्जाम से पहले 1-2 महीने पहले आप अपनी आइट्स की प्रिपरेशन करके एग्जाम अटेम्प्ट कर लें। प्रोबेबली क्या ग्रेड होना चाहिए जो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं 9th में भी और मतलब इंटर में भी, फर्स्ट ईयर में भी? मिनिमम इन क्लासेस की जो परसेंटेजेस होती हैं वो 70 रिक्वायर्ड होती हैं। 70 रिक्वायर्ड जो फॉर द प्राइवेट जो यूनिवर्सिटीज, और अगर गवर्नमेंट की बात करते हैं तो 80 से 85% प्लस। अगर इस तरह के ग्रेड्स में कोई बच्चे हैं तो अप्लाई कर सकते हैं गवर्नमेंट। सही। और जो उससे डाउन होते हैं लाइक बी ग्रेड है, जिनका सी ग्रेड है, वो दे कैन नॉट अप्लाई। वो सिर्फ 10-20% यूनिवर्सिटीज रह जाती हैं जो फिर लो ग्रेड यूनिवर्सिटीज होती हैं, उनकी इंटरनेशनल जो रिकग्निशन इतनी हाईएस्ट नहीं होती, या उसके वीजा रेशो चांसेस फिर कम हो जाते हैं। ये भी एक सिलसिला होता है। तो इसलिए अच्छी परसेंटेज रखें, कम परसेंटेज में फिर कोशिश करें कि कोई और कंट्रीज को टारगेट करें, ना कि फिर जर्मनी को टारगेट करें। सही। चलिए जी, बहुत शुक्रिया शाज़िब भाई हमारे शो पर आए, और बहुत सारी बातें जो है वो जर्मनी के हवाले से हमने की कि किस तरह से वीज़ा अप्लाई किया जा सकता है। आई होप आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। आज का शो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। सोशल साइट पर हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखना मत भूलिए। कीप वॉचिंग City at 10।